फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सीडीपी हार्ड लगता है, आप लोगों को लगता है कि सीडीपी के अंदर में 30 में से 30 स्कोर आप लोगों ने करना चाहिए, आपकी पेडागोजी के अंदर में अगर आप लोगों के पूरे नंबर जो है आप लोगों को मिलने चाहिए, तो ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग। इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में सीडीपी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम आसान भाषा में डे टू डे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके मदद से हम लोग समझेंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए कभी ना कभी आपको शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। आप कभी ना कभी शुरू करते हो और धीरे 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 आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों की हैबिट में वो सारी चीजें आ जाती है। नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको समझ में आता है, और एक दिन आप जाके मास्टर बनते हो और उस दिन आपको पता चलता है कि हाँ, आज आपको चीजें समझ में आ गई। लेकिन जो उसके पीछे का जो दर्द होता है ना, वो और कोई नहीं समझ सकता। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप आउट ऑफ स्कोर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका 135 प्लस आए सीटेट के अंदर में, तो आप लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। आज जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वो अच्छे से करने पड़ेंगे आप लोगों को। पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं चैलेंज के रूप में देता हूं। देखिए यहां पर मैं, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, ठीक है। जो बचपन होता है वो अलग होता है, ऐसे इसका बोलना है। अभी असर्शन में दिया हुआ है। क्या ये बात सही है कि जो पुअर इनकम फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड जो हाई इनकम वाले बच्चे होते हैं उनसे अलग होता है? क्या ये बात सही है? हाँ या ना में आप लोग बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों का वो दिया गया है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जा सकता है। अलग अलग संस्कृतियों के अंदर में जो है बच्चे अलग अलग अनुभव करते हैं। क्या ये बात सही है? ये भी बता देंगे आप लोग। ओके, ध्यान से समझिए आप लोग। अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के अंदर में है, तो वो सारी चीजें सीखता है वो जो शायद से एक जो है उच्च आय वाले जो परिवार के बच्चे हैं वो नहीं सीख पाते। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इसके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल है, कम आर्थिक आय वाले बच्चों के पास में वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो वो चीजें नहीं सीख पाएगा। तो दोनों के सीखने की और अनुभव जो है दोनों के वो अलग अलग होंगे। इसको आएगा शेयर करके, जो है शेयरिंग केयरिंग, ये सारी जो चीजें होती है शेयर करके यूज करना। और उसके बाद में कम रिसोर्सेज के अंदर में ज्यादा कैसे चल सकते हैं अपने जीवन यापन की चीजें, वो यूज करना उसको आ जाएगा। लेकिन जो उच्च आय वाला बच्चा है, ठीक है, उसको ये सारी चीजें नहीं आएंगी। बट उच्च आय वाले बच्चों के पास में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वो अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उनके पास में ऑलरेडी पैसा है, तो चीजें अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दोनों अलग अलग चीजें अनुभव करेंगे। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि अलग अलग जब बच्चों का, ठीक है, अलग अलग संस्कृति। अब संस्कृति का मतलब ये नहीं है यहाँ पर में कि कल्चर वाली जो चीज है। अलग अलग संस्कृति में बेसिकली मतलब आर्थिक रूप से जो बच्चे हैं, कमजोर आय वाले बच्चे हैं, वो अलग परिवेश के अंदर में है, उच्च आय वाले बच्चे अलग परिवेश के अंदर में, तो दोनों का अनुभव भी अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होता भी है। आप लोगों ने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये चीज कि ये चीज सही है? आप अपने खुद के जीवन से भी जोड़कर देखिए ना आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने आसपास में लोगों को देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करके बता दो मुझे जल्दी से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 85% लोगों ने सही आंसर दिया है। ए और आर दोनों सही है, दोनों सत्य है, और आपके जीवन में भी आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की होंगी। और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। कैसे? क्योंकि ये बता रहा है कि क्यों अलग अलग अनुभव होंगे उनके, इनकी तुलना में अलग होता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग अनुभव के अंदर में बच्चों का जो सीखने की क्षमता है या अनुभव जो है जो वो लोग ग्रहण कर रहे हैं वो अलग अलग होंगे। अलग अलग परिदृश्य के अंदर में बच्चों का अनुभव भी अलग अलग होगा। ये रीजन है, इसी वजह से अलग जब आय है या अलग इनकम ग्रुप के बच्चे हैं तो वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे वो चीजों को। ओके, तो दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, इस वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, तो कल्चर जो है उसके अंदर में काफी सारी चीजें आती है आप लोगों की, ठीक है। कस्टम, रिलेशंस, ठीक है, वैल्यूज, थॉट, मैनर्स ऑफ इंटरेक्टिंग, ये बहुत सारी चीजें जो है कल्चर के अंदर में आती है। इसी के अंदर में आप लोगों का एक वो भी आता है कि आपका इनकम लेवल कितना है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका यहां पर मैं बोला गया है कि समीप दुराभिमुख सिद्धांत, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी वाली चीज में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर जरूर कर देंगे। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल की, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीप दूराभिमुख जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, सबसे पहले ये अपने जो समीप जो उनका केंद्रीय स्थान होता है वहां पर में जल्दी उनकी हलचल शुरू होती है, फिर धीरे धीरे बाहर के तरफ में जो है बच्चे अपना उनकी सिखावन जो है वो शुरू होती है। ओके, सबसे पहले बच्चे अपना जो धड़ है वो उसमें हलचल करने लगते हैं, जैसे पलट रहे हैं, ठीक है, थोड़ा उठने की कोशिश कर रहे हैं, इधर झुक रहे उधर झुक रहे, फिर बाद में अपने हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करते हैं और बाहर की तरफ में जैसे जैसे वो इनका जो टोर्सो है, जो धड़ है, उससे दूरस्थ वाले जो इलाके है, ठीक है, दूरस्थ वाले जो अंग है वो उनके कंट्रोल में आते हैं। सिफेलोकॉडल जो है फ्रेंड्स वो ये कहता है, ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं उनका विकास सर से पैर के तरफ में होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो ये कहता है कि बच्चों का विकास जो है इनके जो बीच वाला जो भाग है जिसको टोर्सो या धड़ कहते हैं वहां से दूर के तरफ में, मतलब और जैसे जैसे इससे दूर दूर होता रहेगा उससे होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस पढ़िए, और जिन ऑप्शंस को आप गलत मान रहे हो वो गलत क्यों है वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं समीप दूराभिमुख सिद्धांत ये कहता है कि शिशु अपनी बाहों के इस्तेमाल से पहले दृष्टि विकसित कर लेते हैं। इन्फेंट डेवलप विजन, विजन वाली चीज तो इसके अंदर में कुछ है नहीं, ठीक है। इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी एंड देन लर्न लैंग्वेज, ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसके अंदर में कोई कॉग्निटिव या फिर आपके संज्ञानात्मक विकास वाली बात हो ही नहीं रही है इसके अंदर में। इन्फेंट फर्स्ट लर्न टू मूव देयर टोर्सो एंड देन देयर आर्म्स, पहले वो टोर्सो, टोर्सो का मतलब होता है धड़, ये जो है आपका बीच वाला हिस्सा, फिर उसके बाद में आर्म्स और लेग्स जो है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहा है इसका। और इसी का जो है एक और चीज होती है वो होती है आपका सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल जो है फ्रेंड्स वो ये कहता है शीर्षाभिमुख अनुक्रम, वो ये कहता है कि बच्चा अपने सर की तरफ में पहले सीखता है, फिर उसके बाद में वो पैरों की तरफ में उसका विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने, सिफेलोकॉडल शीर्षाभिमुख, और जो यहाँ पर मैं आप लोगों को समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है उन दोनों में क्या फर्क है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए, जितने 252 बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, 252 लाइक्स हो चुके हैं। जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो ये सेशन देख रहे हो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, आप लोगों के लिए टेस्ट भी रहेंगी लास्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य है। अब आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन जुलाई 2013 में एग्जाम में आया भी था। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सा बच्चा जो है विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण, आपको पता है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स, और उसके आसपास का जो पर्यावरण है, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती है। आनुवांशिकता उसको उसके माता पिता से मिलती है और पर्यावरण उसके आसपास का जितना भी परिवेश है उनसे मिलता है। तो कौन सी चीज उसमें सत्य है। साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता पीयर्स और जीन्स का। पीयर्स मतलब उसके आसपास की जो चीजें हैं, उसके जो दोस्त है, ठीक है, वो नहीं होता है बोल रहा। जबकि जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स मतलब उसके उसके एनवायरमेंट में जो लोग हैं, उसके साथी, उसके दोस्त जो है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बिल्कुल होता है, जीन्स का भी बोल रहा है कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये तो गलत है भाई, होता है, उल्टा होता है, ये वाला तो बिल्कुल गलत है। आनुवांशिकता और पर्यावरण साथ काम नहीं करते, भाई काम साथ में ही करते दोनों, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों साथ काम करते हैं, तो ये भी गलत है, नहीं बोल के उसने गलत कर दिया। एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% होता है। भाई देखो एक बात, आप ऐसे नहीं बता सकते कि बच्चे का पर्यावरण, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे आप ही हो, मान लो एक छोटे से बच्चा, आप भी तो बच्चे ही हो, आपके अंदर में भी तो एक बच्चा है छोटा सा, मतलब दिल तो बच्चा ही है। तो आप समझिए यहाँ पर मैं कि जो हेरिडिटी है, ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ऐसा नहीं बोल सकते कि 50-50 कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। उसको योगात्मक या उसको गुणात्मक तौर पर आप गिन नहीं सकते उसको, ठीक है, क्वांटिटेटिव तौर पर आप उसको गिन नहीं सकते कि 50% इसका योगदान है और 50% इसका योगदान है, ऐसा गिना नहीं जा सकता। ओके, तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें गिना नहीं जा सकता। ओके, तो 50-50% होगा, ये बोलना गलत होगा आपका, समझ गए आप लोग। अगर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट ही कभी वापस से रिपीट होकर आ जाए तो क्या आप लोग लगा दोगे। ये हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपका सीडीपी के अंदर, आपका केवीएस में आ जाए, सीटेट के साथ साथ में डी ट्रिपल एसबी के पीआरटी में आ जाए, सुपर टेट में आ जाए, कहीं पे भी आ सकता है आपका। ओके ओके, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो यहाँ पर में प्रवृत्ति है पर्यावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता की आवश्यकता होती है, ठीक है।
मतलब कि आप जो है एनवायरमेंट से सीखते हो, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है आपकी भाई। आपकी जीन्स है, अगर आप इंसान हो तो ऑब्वियसली बात से जो आपके जेनेटिक्स है, ठीक है, आपकी हाइट कितनी रहेंगी, आपका आप जो है कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, वो सारी चीजें आपकी जेनेटिक्स डिसाइड करती है। ठीक है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी जो है, जो नेचर है आपको, ठीक है, माता पिता से मिलता है, ठीक है, और इन्वायरमेंट जो है वो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो सारी चीजें हैं। सामाजिकरण एक ब्लैंक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध शामिल है। बताइए जल्दी से, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप लोगों को, ठीक है, सीडीपी के 2011 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, ठीक है, लास्ट हुआ था दिसंबर 2024 में, उन तक उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स, पेपर 1 के और पेपर 2 के, ये उपलब्ध करा दिए जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इसके साथ साथ में, ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजी है उनके क्वेश्चन भी 2011 से 2024 तक के, चाहे वो ऑनलाइन शिफ्ट हो, ऑफलाइन शिफ्ट हुई हो, सबकी पेडागोजी भी वो भी उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। आज हम लोगों ने 600 का टारगेट कंप्लीट करना, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं मैं, ठीक है, आप सभी लोगों को। तो जल्दी से लाइक्स और लाइव का नंबर हम लोगों ने बढ़ाना है। ओके, तो ये हम जो है इसके बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स आज कैसा रहता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो सामाजिकरण जो है फ्रेंड्स क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या है यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे आप सब लोग। तो सामाजिकरण जो है फ्रेंड्स क्या है, एक जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। सामाजिकरण कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। ओके, उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आपके परिवेश में कौन कौन सी चीजें है, स्कूल में कैसे है, आपके दोस्त कैसे, आपके माता पिता का रिलेशन कैसा है, ठीक है, आपके घर में ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बच्चा सीखता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर में सीखने का उसका इन्वायरमेंट ही है। ओके, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि सामाजिकरण या सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया भी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर में तो प्लीज इसको याद रखिएगा, आगे में आप लोगों से आ सकता है। ओके, चलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, लिख दो सभी लोग। ओके, और एक इंपॉर्टेंट भी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए ये क्वेश्चन जुलाई 2019 के अंदर में आया था पेपर 1 में, और ये हो सकता है आगे जाकर पेपर 2 में भी पूछ लिया जाए आप लोगों से। तो क्रियात्मक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं आपका मोटर डेवलपमेंट के अंदर में। मोटर डेवलपमेंट मतलब आपकी जो हाथ हिला रहे हो, उंगली हिला रहे हो, ठीक है, आंखें हिला रहे हो, आंखों की पुतलियां हिला रहे हो, ठीक है, होता है ना, लड़के लोग ये इस तरीके से देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, ठीक है, उनका चेहरा इधर होता है, लेकिन अपने वाइफ के साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है, और साइड में इस तरीके से वो तिरछी नजर से पता नहीं किधर तो भी देख रहे होते, पता नहीं कहाँ दिखते हैं लड़के लोग इधर में ऐसा करके। ठीक है, लड़कों को मतलब मैरिड लोगों को पता होगा यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो सारी जो भी आपकी क्रियात्मक चीजें हैं जो आप लोग सीख रहे होते हो, ओके, उसका विकास का क्रम ब्लैंक से ब्लैंक तक होता है। तो पहले क्या होता है ना, आप बड़ी बड़ी चीजें, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सीखते हो आप लोग, मतलब आप हाथ पैर हिलाना सीखते हो, ठीक है, बच्चे अंगड़ाई लेना सीखते हैं, मस्त की नींद लेके उड़ गए, ठीक है, फिर रोएंगे, खाना पीना खाएंगे और फिर सो जाएंगे, ठीक है, हाथ पैर हिलाएंगे। फिर उसके बाद में धीरे 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 वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स जो होती है, उनकी सूक्ष्म क्रियात्मक जो विकास होता है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो क्रियात्मक विकास में या मोटर डेवलपमेंट के अंदर में क्या होता है, हमेशा बच्चे जो है बड़ी चीजों को, सकल गत्यात्मक विकास जो है वो पहले होता है उनका, मतलब हाथ पैर हिलाना, ठीक है, पैर हिलाना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। फिर बाद में पेंटिंग, पेन पकड़ना, लिखना, वो सारी चीजें धीरे धीरे बच्चे बाद में सीखते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल मतलब बड़े लेवल पे पहले, और फिर बाद में फाइन मोटर स्किल ये सीखते हैं बच्चे। ओके, उससे भी तेज नजर सर वाइफ की होती है, वो तिरछी नजर भी देख लेती है अपने पति की। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैं शिखा ने बता भी दिया है कि कैसे वो पकड़ती है अपने हस्बैंड को। तो दे यूज द लॉन्ग मसल या फिर लार्ज मसल जो होती है उनका इस्तेमाल पहले करते हैं, फिर धीरे धीरे पेंटिंग वगैरह या जो छोटे लेवल के ऊपर में उनकी हलचल है उसको, उसके अंदर में वो महारत हासिल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवस्था है? भाषा विकास, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से।
जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंखों से देख लेते हैं सर, फोन में स्कैन करके। फोन में स्कैन करके कैसे देख लेते हैं भाई? मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है सब लोगों के। निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवस्था है? एडल्टहुड, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म पूर्व अवस्था, मतलब क्या, हाँ ठीक है ना, बच्चा मतलब पेट में रहेगा तभी सीख लेगा क्या वो? बताइए जल्दी से। तो कौन सी वाली अवस्था के अंदर में बच्चा सीखता है? तो 2 से 6 साल की जो अवस्था है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड वाली जो अवस्था होती है, जिसको 2 से 6 साल की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, 2 to 6 ईयर्स में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जहां पर में बच्चे भाषाओं को सीखते हैं, ठीक है। तो भाषा सीखने वाली जो स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है या भाषाएं सीख रहा होता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 2 से 6 साल की होती है। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। शैशव अवस्था कौन से कौन से साल की होती है? जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं यहाँ पर में। ओके, जल्दी से बताइए आप लोग, शैशव अवस्था कब से कब तक होती है? तो शैशव अवस्था, ठीक है, शैशव शैशवावस्था जो होती है, या जिसको आप एडोलसेंस कहते हैं, ये होता है 0 से 2 साल का। और बच्चा जब पेट में होता है उसको प्री नेटल पीरियड, जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। ओके, एडोलसेंस जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का लगभग 12 से 18 साल तक का जो समय काल है उसमें होता है। इसी को स्टैनले हॉल जो है उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल होता है, तो तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड को, ठीक है, यहाँ पर मैं किसने कहा था, एडोलसेंस को किसने कहा था? एडोलसेंस को बेसिकली, ठीक है, एडोलसेंस को किसने कहा था कि ये जो है तनाव और तूफान की अवस्था होती है, ठीक है, स्टैनले हॉल ने कहा था, ये भी याद रख ले आप लोगों ने, ठीक है, एडोलसेंस को, किशोरावस्था को, ठीक है। तो किशोरावस्था जो है इसको क्या कहा जाता है? तनाव और, ठीक है, तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, एडोलसेंस हेल्थ, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखना है। 10 से 19 साल कहीं पे माना जाता है, कहीं पे 12 से 18 साल, मेनली 12 से 18 साल माना जाता है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्री नेटल स्टेज जो है वो जन्म से पहले का समय काल होता है, ठीक है। इन्फेंसी का पीरियड होता है 0 से 2 साल का, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जिसके अंदर में रैपिड फिजिकल मूवमेंट होता है, कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ में सोशल होते हैं, वो अपने मम्मी पापा को और अपने आसपास के जो लोग हैं बस उन्हीं को जानते हैं बच्चे, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड के समय में बच्चा जो है वो क्या करता है? वॉक करना सीखता है धीरे धीरे, टॉयलेट यूज करना सीखता है, भाई टॉयलेट आइए करके वो जाता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और इसी के समय में उसका भाषा का भी विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, हमारा आज 600 600 प्लस का टारगेट है, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ग्रुप से, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग इस पर्टिकुलर सेशन को। जल्दी से हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर, जी हाँ, मैं एसएसटी की पेडागोजी भी करवा दूंगा आपको, आप जो जो चाहिए आप कमेंट में बताते रहिएगा मुझे। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ठीक है, बताइए जल्दी से। एक जो है, एक बड़ा सा ग्लास है तो उसके अंदर में इस तरीके से पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बर्तन के अंदर में अगर ये पानी डाल दिए, चौड़े बर्तन के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पानी बस इतनी ही हाइट तक पहुंचेगा। तो तो बच्ची जो है क्या नहीं कर पा रही है? बच्ची जो है वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये 2 से 7 साल तक की जो कंडीशन होती है उसके अंदर में होता है, बच्ची वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस समय में क्या हो रहा है। ओके, तो ये याद रखना है कि रिवर्स थिंकिंग मतलब कि अगर हमने एक चौड़े बर्तन में से पानी को एक संकीर्ण ग्लास में डाला तो पानी ज्यादा दिखेगा, हमें ज्यादा हाइट तक दिखेगा, और ज्यादा पतले ग्लास में से एक चौड़े बर्तन में डाल दिया तो पानी थोड़ा सा हमें कम हाइट तक दिखेगा। इसको रिवर्स थिंकिंग बोला जाता है। बच्ची क्या है, प्रतिवर्ती सोच जो है वो विकसित नहीं कर पाई है बच्ची अभी, ठीक है। 2 से 7 साल तक का जो समय होता है पियाजे के अनुसार, उसके अंदर में बच्चे ये थिंकिंग को डेवलप कर रहे होते हैं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सिंबलाइज नहीं कर पा रही, इमिटेट नहीं कर पा रही, नकल नहीं कर पा रही है, ठीक है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं है उसका, वो इसका कोई इससे सेंस नहीं बनता इन ऑप्शंस का यहाँ पर में। और ये आपका 7 जनवरी 2022 के ऑनलाइन शिफ्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। तो जब भी बच्चे इस तरीके से जो
चीजें हैं, ठीक है, उनका आकार बदलने वाली चीजों को नहीं, प्रोपोर्शनल चीजों को नहीं समझ पा रहे यहाँ पर में, ठीक है, कंजर्वेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कि उनके अंदर में रिवर्स थिंकिंग जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में जनरली होता है 2 से 7 साल तक के अंदर में। तो बच्ची 5 साल की है, मतलब 2 से 7 साल तक की बच्ची है ये, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक की सारी पेडागोजी करवाने वाला हूं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मींस, ठीक है, मई 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। चालक विकास के, ठीक है, समीप दुराभिमुख, समीप से दुराभिमुख एक बच्चा है, ठीक है, ये वो सबसे पहले अपने धड़ या टोरसो जो है वहां से सीखता है, फिर दूर के तरफ में उसकी हलचल जो है वो तेज होती है, ठीक है। पहले धड़ हिलना डुलना सीखता है, फिर बाद में हाथ पैरों का इस्तेमाल करना सीखता है। हेड टू टो, हेड से टो के तरफ में जो होता है ना, उसको बोला जाता है सिफेलोकॉडल, ठीक है, शीर्षाभिमुख। लेकिन यहां पर मैं आपसे प्रोक्सिमो डिस्टल के बारे में बोला है, ठीक है, समीप दुराभिमुख के बारे में। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन चिल्ड्रन, नहीं कोई बायोलॉजिकल चेंजेस वाली बात नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स पेरीफेरी, देखो बच्चे का सेंटर ये है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी पेरीफेरी मतलब आसपास की जो चीजें वहां पर में उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। 3, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर लगा दिया था? 3 आंसर लगाया था, हाथ ऊपर करके बता दो मुझे जल्दी से। जितने भी बच्चों ने सही आंसर लगाया था हाथ ऊपर करके बता देंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए टेस्ट का इंतजाम किया गया इस सेशन के बाद में, तो वो टेस्ट भी आप लोगों ने जरूर देनी है। पूरा सेशन देखोगे तो टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले, सिफेलोकॉडल या शीर्षाभिमुख मतलब सर से पैर के तरफ में विकास हो रहा है बच्चे का, और बच्चे का अगर सेंटर से, ठीक है, उसकी पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है आसपास की चीजें, सेंटर के आसपास की जो चीजें होती है, ठीक है, उधर में विकास हो रहा है, हाथ पैर हिलने बाद में स्टार्ट हो रहे हैं, पहले धड़ जो है उसका विकास हो रहा है, उसको प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है, वो बोला जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो आप लोगों को आंसर प्लीज याद रखिएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? बच्चों के अंदर में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो किस चीज का परिणाम होता है? देखिए, कोई भी तरीके का डेवलपमेंट हो बच्चे के अंदर में, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो एक तरीके से, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में अनुवांशिकता का तो योगदान होता ही है, साथ ही साथ वो क्या खा पी रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहा है, उसका भी योगदान होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग का मानसिक रूप से विकास जो है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी उसके अंदर में जीन्स किस प्रकार के है, हेरिडिटी। अगर मान लीजिए कि उसके अंदर में खराब जीन्स आ गए हैं, या रप्चर्ड जीन्स जिसको बोला जा सकता है, कि माता या पिता किसी की भी तरफ से जो जीन्स प्रोवाइड हुए हैं उनमें किसी तरीके का कोई त्रुटि है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि डाइवर्सिफाई होना चाहिए करके, ठीक है जी। जो माता पिता है वो दूर दराज के, दूर दूर के हो, कोई रिश्तेदार में शादी नहीं जनरली करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वो जो खराब वाले जीन्स है वो रिपेयर नहीं हो पाते या रिप्लेस नहीं हो पाते, ठीक है। तो हेरिडिटरी अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे चीज खराब भी हो सकती है, और अच्छे जीन्स है तो फायदा भी हो सकता है। और इन्वायरमेंट तो है ही कि आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उसको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। तो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का योगदान होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एसएसटी की भी मैराथन में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए करवाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। बहुत बढ़िया, हम लोग टारगेट के पास में पहुंचते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया, जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। तो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की प्रक्रिया जो है पारस्परिक प्रक्रिया इसके अंदर में होती है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं केवीएस का क्वेश्चन, कितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करके मुझे बता देंगे कि सेम कंसेप्ट के अगर कोई और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं तो मैं उसको भी करा दूं, क्योंकि आप लोगों का मेन मकसद जॉब लेना भी है। कितने लोगों का है जॉब लेना मेन मकसद? ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, 7:30 बजे से स्टार्ट हुआ है सेशन, तो आपका रोज 7:30 बजे होगा, तो आप लोग प्लीज 7:30 बजे आ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट? हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो। ठीक है, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। हम कितनी दूर जाएंगे यह प्रमुख निर्धारक है, यह इस बात का प्रमुख निर्धारक है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना जो है इजी है, लेकिन यहां पर मैं इसकी भाषा देखिए आप लोग, हम कितने दूर जाएंगे, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता। अब कितने दूर जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि हम पैदल पैदल चल के जा रहे वाला। एक्चुअली हेरिडिटी जो है, अनुवांशिकता, ये डिसाइड करती है कि आपकी क्षमता कितनी है आपके अंदर में। अगर आप जीवित रहे, कोई बच्चा है अगर वो जीवित रहा तो क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर में क्षमता कितनी है।
ठीक है, कितना दूर जा सकता है। अब वो उसकी इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करता है, उसके एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। उसको खराब दोस्त मिल गए तो वो कुछ नहीं करेगा, हुक्का मार के बैठा रहेगा यहाँ पर में, ठीक है, कहीं और जाकर। और अच्छे दोस्त मिल गए तो शायद आईआईटी में चले जाए, दूर साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो कितना दूर जा सकता है, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो डिसाइड करता है हेरिडिटी, ना कि आप कितने दूर जाएंगे। इट इज द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो। विल वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है, और ये प्राइम डिटर्मिनेंट भी नहीं है कि हम कितने दूर जा सकते हैं। भाई आपका मतलब हेरिडिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर में अच्छे जीन्स आ गए हैं माता पिता से, हेल्दी जीन्स आए, आप बहुत ज्यादा होशियार हो, अच्छी आपकी मानसिक दक्षता आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपकी संगत खराब है, तो ये प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर में। हाँ ये जरूर है कि आपको एक क्षमता दिखाता है कि कितने दूर तक आप जा सकते हो, कितना कर सकते हो। अच्छे जीन्स है तो भाई ज्यादा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे लाइफ में। ओके, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा दूं? ठीक है, जल्दी बताइए कितने लोग चाहते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम के अंदर में गलत करके आया था उस समय में जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऑफिशियल पेपर में 2023 के अंदर में। तो अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस भी करवाता रहूं तो हाथ ऊपर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज भी जरूर करा दूंगा। और आज की टेस्ट में कितने लोग चाहते हैं आज की टेस्ट में ये क्वेश्चन डाल दे, वो भी हाथ ऊपर कर देंगे। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, ताकि आज जितने बच्चे ये सेशन देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर टेस्ट देंगे और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी जरूर करेंगे। समाज की मूल इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है ये बताना है आप लोगों ने। तो देखिए हमारे समाज के अंदर में, ठीक है, आज से करीब 3-3.5 लाख साल पहले क्या हुआ, एक ऐसी व्यवस्था बननी स्टार्ट हुई जहां पर में हम झुंड में तो रहते ही थे, लेकिन वहां पर में हमने फैमिलीज बनानी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, फैमिलीज, बाकी जानवरों से और हमारे अंदर में ये फर्क आ गया कि हमने फैमिली बनाना स्टार्ट कर दिया। हम झुंड में भी रहते लेकिन हमारी एक बेसिक यूनिट है फैमिली। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये फैमिली ये फैमिली ये फैमिली बन के एक झुंड बन जाए, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली, या फिर आपके आसपास वाले जो है वो एक सोसाइटी बन जाए कि भाई ये एक इलाका है, मोहल्ला है, ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी जो यूनिट रहेगा वो फैमिली ही रहेगा। ठीक है, तो इंसानों के अंदर में जो बेसिक इकाई है समाज की वो फैमिली होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे सीटेट में पूछा जा सकता है, केवीएस में पूछा जा सकता है, DSSB में पूछा जा सकता है, ईएमआरएस के अंदर में पूछा जा सकता है। बेसिक यूनिट क्या है? परिवार है। अब आपका कंसेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ गई है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बेसिक यूनिट फैमिली होती है। ओके, टेस्ट कहां पर होंगी वो मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में, ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वो उसके लिए आप जुड़े भी रहिए। और आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है वो भी अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। तो फैमिली बेसिक यूनिट होती है किसी भी सोसाइटी का, हम इंसानों के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, मतलब आप सोशलाइज होना कब से शुरू हो जाते हो? आप भी तो कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे, ठीक है, सोचो कब से शुरू हो गई थी आप। देखो सोशलाइजेशन की सबसे यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? परिवार। और जो बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग डायरेक्टली बड़े पैदा हुए थे, ठीक है, बच्चे ही हुए थे। तो या फिर आपने आसपास में बच्चे तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, अगर वो उस समय का तो याद नहीं होता है जनरली। 0 से 2 साल का जो समय काल होता है उसको इन्फेंसी कहा जाता है, ठीक है, शैशव अवस्था। ठीक है, अब ये जो शैशव अवस्था होती है 0 से 2 साल की, इसमें बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा पहचानना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो देखता है कि पापा आ गए पापा आ गए, तो वो दौड़ते हुए उनके पास में, रेंगते हुए उनके पास में चला जाएगा। ठीक है, जब भूख लगी तो मम्मी के गोद में जाने की जिद करेगा, नींद आ रही है तो मम्मी के पास में चले जाने की जिद करेगा, ठीक है, बाहर जाना है तो दादा दादी नाना नानी जो भी होंगे या अंकल आंटी जो भी होंगे उनके पास में जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चा समझने लगता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर में उसकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी के अंदर में ही। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। इन्फेंसी 0 से 2 साल के अंदर में ही बच्चा, जब से पैदा होता है तब से बच्चा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये समझ में आ गया सभी को? हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार अगर समझ में आ गया है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। केवल 100 का टारगेट हमारा बचा हुआ है और मैंने आप लोगों को बता दिया है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को 2011 से लेकर दिसंबर 2024 के जितने भी सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चंस है, ठीक है, वो सारे के सारे बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में उपलब्ध करा के देने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आप लोग कितने लोग चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता देंगे, और कितने चाहते हैं कि इसके साथ में सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी के भी
2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाहर आप कुछ नहीं आने वाला आप लोगों का। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज हमने 600 का टारगेट रखा है लाइक्स एंड लाइक का, तो जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, अब देखिए ये थेरीज है, ठीक है, इसको मैं संडे के दिन आप लोगों की सारी थेरीज आपको कराऊंगा, बेसिक से एडवांस तक का सारा सीडीपी, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितना भी समय लगे, सारा पूरा का पूरा हम सीडीपी करने वाले हैं। तो संडे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवस्था है? ठीक है, सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो इसका आंसर बहुत ही इजीली कर पाएगा। देखिए, जब भी भाषा की बात आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो बच्चा, ठीक है, प्रीनेटल अवस्था के अंदर में बच्चा अगर जन्म की अवस्था में तो पेट में है, लोग बोलते हैं कि हाँ वो ऑल इज वेल बोला तो बच्चे ने लात मारा, ठीक है, वो सिर्फ मूवीज में होता है। ठीक है, एक्चुअल में बच्चा लात तभी मारता है या तो वो उसको उधर अंगड़ाई ले रहा होता है, या उसको भूख लगी होती है, या उसको मतलब जो भी उसकी प्रक्रिया है, ठीक है, तब वो लात मारता है पेट में। ठीक है, वो ऑल इज वेल सुन के नहीं तो बच्चे सब जाके अपने वाइफ के पेट के पास में जाके ऑल इज वेल चिल्ला रहे। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में मतलब बुढ़ापे में जाके थोड़ी ना सीखने वाले हो आप लोग लैंग्वेज। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड जो होती है आप लोगों की, ठीक है, आपकी 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है, उसके अंदर में बेसिकली आप भाषा सीखते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर में। ओके, है कि किसी ने किया था क्या ऐसा, वो मूवी में देखकर ऑल इज वेल जाके चिल्लाया, लात मारा लात मारा लात मारा, किया तो नहीं आप लोगों में से किसी ने? चलिए, नाउ अब देखिए यहां पर मैं जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। क्रियात्मक मतलब आप जो अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, हाथ से कुछ चीज उठा रहे हो, या फिर आप पेंटिंग बना रहे हो मस्त पैकी, ठीक है, ये आपने बनाया, ठीक है, अपने ख्वाबों की राजकुमारी की पेंटिंग, ठीक है, वो ऐसी होंगी, उसकी आंखें इतनी प्यारी सी होंगी, उसकी नाक बड़ी बड़ी सी होंगी, उसकी हंसी इतनी अच्छी, ये उसके कान, ठीक है, उसके ये लहराते हुए बाल, ठीक है। तो ये कला कब आप सीख पाते हो? ठीक है, जब आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। अदरवाइज आप कोई चीज उठा के खा रहे हो पी रहे हो, वो तो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल में डेवलप हो जाती है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब बड़ी चीजों के ऊपर में, और ये ऐसे बारीक इतनी प्यारी सी ड्राइंग बनाना आप कब सीख पाओगे? ठीक है, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। पहले बच्चा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की तरफ में आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। अगर हम बात करेंगे चालक विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का आशय क्या है? प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ मोटर डेवलपमेंट मींस क्या है? पूरा रिवीजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन करते हुए, ताकि आप लोगों का टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म आप लोग करो। 600 के टारगेट से केवल और केवल 70 हम लोग दूर है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। तो देखिए, चालक विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब ही हो गया आपका कि बच्चा पहले अपने धड़ या फिर जो टोर्सो है उसको हिलाना डुलाना शुरू करता है, और उसके बाद में उसकी पेरीफेरी जो आसपास की चीजें उसको। तो विकास में जीव पहले केंद्र की तरफ में जो है उसका डेवलपमेंट होता है, और फिर परिधि मतलब आसपास की चीजों की तरफ में। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी जल्दी से, एकदम फास्ट। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में इसका आंसर करने के लिए। तो देखिए, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल जो है आप लोगों का किस चीज को इलिस्ट्रेट कर रहा है, जल्दी से एकदम 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर हम बात करेंगे समीप दुराभिमुख या प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि बच्चा जो है पहले टॉर्सो मतलब कि अपने धड़ का मतलब होता है बीच वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको हिलाना डुलाना शुरू करता है, फिर अपने आर्म्स और लेग्स को, अपने हाथ को और पैरों को हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है। तो शिशु पहले अपने धड़ को हिलाएगा, ठीक है, और फिर अपने हाथ और पैर को हिलाना सीखता है। इसी को आप लोग कहते हैं समीप दुराभिमुख सिद्धांत। ठीक है, समीप दुराभिमुख सिद्धांत। ओके, याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज? अगर याद रहेगा तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी से। ओके, मध्य मतलब केंद्र से बाहर की तरफ में। ओके, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग केवल 5 सेकंड में करोगे। 1 2 3 4 5। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। बच्चों में संज्ञानात्मक मतलब उनकी बुद्धि का विकास जो है, क्या केवल अनुवांशिकता मतलब जो उनके माता पिता से उनको गुण मिले उससे होता है? क्या पर्यावरण से होता है? केवल नहीं, एक्चुअली इन दोनों चीजों से बच्चे को
कैसे जीन्स मिले हैं और उनके पर्यावरण में कैसा है उनका, उसके आधार पर बच्चे का संज्ञानात्मक, उसका दिमाग का विकास होगा। आप खुद भी देख लीजिए आपके आसपास में कोई अगर बच्चा हो तो उसका विकास किस तरीके से हो रहा होगा। ओके, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी अपॉन डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का केवीएस पीआरटी 2018 में आया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका रिवीजन जरूर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ये आप लोगों का रिवाइज हो रहे हैं। अब इसके बाद में सारे के सारे नए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, इनमें से कौन सा विकास आनुवंशिकता के प्रभाव को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हम कितनी जो है यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं। ठीक है, हम कितनी दूर जाएंगे। ठीक है, वो बहुत सारी और भी चीजों पे डिपेंड करता है कि मतलब हम लाइफ में कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर हम जिंदा रहे तो कर पाएंगे, जिंदा नहीं रहे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कितने दूर जा सकते हैं मतलब कितना अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, वो बस एक संभावना बताता है, हमारी क्षमता बताता है। ठीक है, हाउ फार यू विल गो मतलब कितना आप अच्छा करोगे लाइफ के अंदर में, या कितना अच्छा करने ही वाले हो ये नहीं बता देगा, कर सकते हो वो बताएगा। और ये प्राइम डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट भी उसमें या आपका पर्यावरण भी उसके अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि मान लो कि आपके जीन्स अच्छे लेकिन आपकी संगत खराब है तो कोई मतलब का नहीं रह जाता। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? उन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा या खुद पे ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप अच्छे इंसान बनोगे, ज्यादा बेहतर कर पाओगे। लेकिन आपकी संगत ही खराब है, ठीक है, तो आप के पास में कितना भी टैलेंट हो आप खराब हो जाओगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करके बता दीजिए। आपके भी बच्चे होंगे या फिर होने वाले होंगे या आगे जाकर होंगे। ठीक है, होंगे ना? ठीक है, तो आप उस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से संगत भी महत्वपूर्ण निभाती है। तो वो संगत क्या है? वो इन्वायरमेंट का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर मैं आप लोगों का, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब आप लोग समझिए, यहां पर मैं, ये सीटेड जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं कौन सा वाला ट्रू है। तो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पियर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। मतलब कि आपके साथी कैसे है, ठीक है, और आपके जीन्स कैसे है, वो एक दूसरे के साथ में मिलकर, ठीक है, आपके डेवलपमेंट में योगदान नहीं देते। भाई देते हैं। आपके साथी कैसे है, आपके जीन्स कैसे है, ये बहुत मैटर करता है। यहाँ पर मैं बोल रहा नहीं मैटर करता। आनुवांशिकता और पर्यावरण साथ काम नहीं करते भाई, साथ ही काम करते हैं। आनुवांशिकता कैसी है आपकी और पर्यावरण कैसा है आपका, वो साथ काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि आनुवांशिकता जो आपको पेरेंट्स से मिलती है, पर्यावरण जो आपके आसपास की चीजें होती है। एक प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता की आवश्यकता होती है। देखिए, आप कैसे बनोगे इंसान, वो आपके पर्यावरण पे डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल में आपका डेवलपमेंट जो होता है, मतलब जो आपकी जो हाइट है, वेट, हाइट है आपकी, बालों का कलर, स्किन का कलर, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की डिपेंड करती है आपकी अनुवांशिकता पे। और विकास और अनुवांशिकता 50-50% होती है, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि 50-50% ही होती है। ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता 50-50% ऐसा टाइप का कुछ भी। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों से कौन सा वाला ट्रू है बोला है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। चलिए अब बताइए, यहाँ पर मैं आई थिंक शायद से जो है ना वो पीपीटी हमारी रिवर्स मोड में लग गई है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग करते जाएंगे, यहाँ पर मैं रुकेंगे नहीं। कोई भी चीज हो जाए हमको ये चीज रोक नहीं सकती। ठीक है, हम लोग करते जाएंगे इसको जब तक आ नहीं जाता। जो भी इसमें इश्यू आया होगा उसको देख लेंगे हम लोग। सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिकरण क्या एक प्रक्रिया होती है आप लोगों की? फरवरी 2015 का क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोशलाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है? देखिए, सामाजिकरण का बेसिकली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, कि आप अपने कल्चर, ठीक है,
और समाज से जो है वो कितना आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ठीक है, एक चीजें है। लेकिन आप लोग एक समझिए चीज को कि आप क्या यहां पर मैं केवल समाज की और संस्कृति की आलोचनात्मक आलोचना करना ही सीखते हो केवल? नहीं, आप आलोचना करना नहीं सीखते हो, अच्छाई भी तो सीखते हो आप। ठीक है, आप सोशलाइजेशन केवल फ्रेंड्स के साथ में नहीं होते, अपने फैमिली के साथ में भी होते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये दोनों चीजें सही है कि आप एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन करते हो, लेकिन बेसिकली मेन जो सामाजिकरण होता है आपका वो होता है कि आप वैल्यूज सीखते हो, बिलीफ सीखते हो, एक्सपेक्टेशंस जो होती है उन सारी चीजों को, अपेक्षाओं को प्राप्त करना सीखते हो आप। ठीक है, सोसाइटी की अपेक्षाओं को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपका मेन सामाजिकरण की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन तो वो है आपका कि भाई आप जो है चीज जो आपका पहले से स्कीमा मौजूद है आप लोगों का, ठीक है, आप उसको बाकी चीजों को भी उसी नजर से देख रहे हो या फिर नया नॉलेज ऐड कर रहे हो, वो अलग कंसेप्ट है। सामाजिकरण एक अलग कंसेप्ट है आप लोगों का। सामाजिकरण में आप वैल्यू, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीजों की तरफ में ज्यादा ध्यान देते हो। ओके, चलिए। तो रिलीजन, वर्क, मास मीडिया, स्कूल, पियर्स, फैमिली, ये सारी चीजें जो है आप लोगों का सोशलाइजेशन का पार्ट है, जिसके अंदर में से फैमिली आप लोगों का प्राइमरी सोशलाइजेशन है। फैमिली, क्योंकि सबसे पहले इन्फेंट जब आप होते हो इन्फेंसी पीरियड में, तो फैमिली ही आप लोगों के लिए सोशल प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, अब बताइए विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी कैटेगरी में आता है? अगर आपने पिछला अभी क्वेश्चन अभी ध्यान से समझा हो आप लोगों ने जो मैंने बताया, तो आप इसका आंसर आराम से कर दोगे। फैमिली को छोड़कर बाकी सारी चीजें आप लोगों की कौन सी है, वो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर में आती है। ठीक है, कि प्राइमरी एजेंसी में केवल फैमिली आती है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, केवल फैमिली। सामाजिक प्रक्रिया के अंदर में, सामाजिक अध्ययन के अंदर में प्राइमरी एजेंसी आपकी फैमिली होती है, बाकी सारा सब कुछ आपका सेकेंडरी एजेंसी के अंदर में आता है। ओके, जनवरी 2021 के पेपर 2 के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, याद रहेगा आप लोगों को। चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। मतलब बच्चे ये तो समझ पाते हैं कि भाई हाँ चलो इतना पानी है, उसको दूसरे किसी इसमें डालेंगे, ठीक है, तो पानी उतना ही रहेगा। लेकिन दूसरी चीजें जो होती है, ठीक है, वो नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर आपने वस्तु का आकार बदल दिया तो वो चीज वही चीज है, ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे, वो उसमें मटेरियल वही है। तो प्याजे के अनुसार जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में ये तो समझ चुके होते हैं वो कि हाँ वस्तु स्थायित्व है, जो वस्तु है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस है। अगर आपने इतना पानी लिया है, ठीक है, दूसरे इसमें डाला तो वो उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन वो उसका आकार बदल जाने के ऊपर में, ठीक है, वो वही चीज है, वो उस वही वस्तु है, वो नहीं समझ पाते। तो प्री ऑपरेशनल जो है अवस्था के अंदर में ये चीज होती है आप लोगों की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 साल तक के समय में चलती है। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर में आप बच्चे ये तो सीख जाते, वस्तु स्थायित्व को समझ लेते हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय भी हो सकती है। ठीक है, ये नहीं समझ पाते। चलिए, तो बी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, ये सारे के सारे कंसेप्ट में आप लोगों को संडे के दिन आपका बड़ा वाला सेशन जो है उसके अंदर में आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है? कौन सा जो है यहाँ पर में प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का जो है गामक विकास जो है वो शरीर के मध्य से, ठीक है, मध्य से होकर फिर बाहर की तरफ में होता है। ठीक है, पेरीफेरी की तरफ में, बाहर की तरफ में, तो उसको अधोगामी या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, इसको समीप दुराभिमुख भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में अलग अलग इसका ट्रांसलेशन हो सकता है, तो सारे जितने भी ट्रांसलेशन है वो आप लोगों को मैं करवाता रहूंगा। तो समीप दुराभिमुख, ठीक है, या अधोगामी, दोनों ही इसके हिंदी ट्रांसलेशन है प्रोक्सिमो डिस्टल के। और अगर मान लीजिए कि सर से पैर तक विकास हो रहा है बच्चे का, तो उसको बोला जाता है सिफेलोकॉडल, शीर्षगामी। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख या शीर्षगामी, ये होता है सिफेलोकॉडल। दोनों में मतलब फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर मैं 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग खुद से करेंगे जल्दी से कमेंट के अंदर में।
बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम 600 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशंस, पहला टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि आप लोगों को 2011 से दिसंबर 2024 तक के सारे सीडीपी के क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल करवा के देने वाले हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है आज का कि 600 लाइक्स और 600 जो है लाइव हम लोगों ने रहना है। हम लोग केवल 30 लाइव हम लोग दूर है, तो जल्दी से सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, और प्लस अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे सब्जेक्ट की पेडागोजीज के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करा दूं पूरे 2011 से 2024 तक के, तो वो भी मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा आप लोग। तो विकास जो है अधोमुखी अक्ष की दिशा में बढ़ता है, विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? अभी अधोमुखी क्या होता है, अनुधैर्य क्या होता है? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्जिट्यूड का मतलब होता है इस तरीके से सीधा होता है विकास। ठीक है, मतलब ऊपर से विकास नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ में, मतलब ऊपर में क्या होता है, सर होता है आपका, नीचे में पैर होते हैं, तो ऊपर से सर से पैर की तरफ में आ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सिफेलोकॉडल बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सिफेलोकॉडल। तो ये क्वेश्चन की भाषा को समझो आप लोग एक बार। हर कोई बच्चा जिसको समझ में आ गया वो हाथ ऊपर करके बता देगा, अदरवाइज मैं फिर से समझाता हूं। अगर फिर से समझाना है तो लिख दो कमेंट में, मैं फिर से समझाना है सर। देखो, विकास की एक ऐसी अवस्था जो अनुधैर्य, अनुधैर्य मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल रेखा जो होती है वो खड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से जो खड़ी रेखाएं होती है उसकी बेसिकली बात हो रही है यहां पर में। ओके, तो खड़ी जो रेखाएं है, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली बात हो रही है। तो खड़ी रेखा के को हम कैसे दर्शा सकते हैं? इस तरीके से, सीधा सर से पैर की तरफ में जो विकास हो रहा है, और उसी को बोला जाता है सिफेलोकॉडल। ठीक है, शीर्षगामी। समझ में आ गया यहां पर में? चलिए, तो लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो होती है वो सीधी होती है, ऐसी। ठीक है, इस तरीके से खड़ी रेखा होती है, और खड़ी रेखा को ही हम दूसरा विकास के तौर पर अगर हम देखें तो उसी से रिलेट करते हुए हम ऐसा मान सकते हैं कि सर से पैर की तरफ में विकास हो रहा है, और सर से पैर की तरफ में जो विकास हो रहा होता है उसको सिफेलोकॉडल बोला जाता है, शीर्षगामी या फिर, ठीक है, शीर्षाभिमुख। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, केवल 25 लाइव हम लोग दूर है, तो जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे। ये देखिए आप लोग इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ में। ठीक है, सिफेलोकॉडल। विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? विकास किस चीज के ऊपर में निर्भर होता है, ये भी बताइए आप लोग। सर आई वांट टू लर्न ऑल ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो बताता चलूंगा अभी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस हम लोग करते रहेंगे। देखिए यहां पर मैं जेनेटिक मेकअप, आपकी अनुवांशिक बनावट कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर में विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिक बनावट, आपकी अनुवांशिकता मतलब आपकी जीन्स कैसे है, आपके आपके जो माता पिता से आपको मिले हैं उसके ऊपर में। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब भौतिक वातावरण, आपका जो आसपास में जो चीजें हैं, ठीक है, क्या उसके ऊपर में निर्भर करता है आपका डेवलपमेंट कि आसपास में कैसी चीजें? बिल्कुल। अगर आप आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो, ठीक है, तो आप अलग तरीके से आपका मानसिक रूप से विकास होगा। और आप आसपास में खेत देख रहे हो, खलिहान देख रहे हो, हरे भरे पेड़ देख रहे हो, छोटे छोटे से जानवर देख रहे हो, बड़े बड़े से भी जानवर देख रहे हो, हाथी जैसे, ठीक है, तो आपका उससे अलग तरीके से आपका मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास आपका। और आपका जो सोशियो कल्चर है वो भी मैटर करता है कि आप कौन से सोशियो कल्चर में रह रहे हो, मतलब आपका सामाजिक परिदृश्य कैसा है, आपके समाज के अंदर में संस्कृति कैसी है, क्या सब बड़ों को सम्मान देने वाली संस्कृति है, कल्चर कैसा है आपका, सोशल कल्चर कैसा है, या फिर बड़ों का अनादर करना आप आसपास में देख रहे हो वो सारी चीजों को। ठीक है, क्या संस्कृति के अंदर में ये सिखाया जा रहा है कि आप जो है बैठकर अच्छे से आराम से खाना खाइए, या फिर जो है जो है आपको सिखाया जा रहा है कि लेडीज का सम्मान मत करिए। ठीक है, वो सारी चीजें जो है कल्चरल चीजें जो होती है, सोशल चीजें होती है, वो भी आपके विकास में मैटर करती है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट कर दो एक बार जल्दी से। थैंक यू वेरी मच आतिया नाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैंने सारे ऑप्शंस भी आपको समझा दिए यहां पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों को यहां पर मैं बोला है अकॉर्डिंग टू ग्रॉस मोटर स्किल्स एट व्हाट एज कैन अ चाइल्ड मेक अ रनिंग जंप ऑफ, ठीक है, 28 से 36 इंच की एक जंप कर सकता है। ठीक है, ऐसा जंप करके इतना दूर जा सकता है 28 से, ठीक है, 36 इंच की जंप कर सकता है बच्चा। आप खुद सोचिए कब कर पाएगा बच्चा आपके हिसाब से। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन जो है ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो कोई बच्चे 4 साल में कर सकते हैं, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना एक टेबल है, मैं आप लोगों को वो टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, तो गैसेल के द्वारा जो टेबल दिया गया था उसके अनुसार
21 से 24 महीने के अंदर में बच्चा 2 साल का होए तक जो बच्चा होता है वो क्या करता है, ठीक है, वो जंप ऑफ कर सकता है दोनों पैरों के ऊपर में हवा में हल्का सा, ठीक है, 3 इंच तक वो जंप कर सकता है, ठीक है। जब बच्चा 24 से 30 महीने का मतलब 2.5 साल का हुए तक जो है बच्चा आपका दोनों पैरों के ऊपर में खड़ा होके, ठीक है, मतलब दोनों पैरों पे खड़ा होके दोनों पैरों पे ही जंप करके दोनों पैरों पे ही खड़ा हो सकता है, ठीक है, 2.5 साल का बच्चा। 3 साल का होए तक, ठीक है, 2 से 3 सेकंड तक वो हवा में रह सकता है ऐसा ऊपर करके, ठीक है, पैर को ऊपर करने की कोशिश कर सकता है बच्चा, ठीक है, या एक पैर के ऊपर में 3 सेकंड तक खड़ा रह सकता है। एक पैर के ऊपर में खड़ा रहना मतलब ये इस तरीके से एक पैर को हवा में रख के, ठीक है, 3 4 4 साल। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो बोल रहे हो यहाँ पर में, ठीक है, कि 28 से 36 इंच तक करना है, तो गैसेल ने 5 साल की आयु उसकी दी है, इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का डायरेक्टली 5 साल हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ओके, तो 5 साल की आयु के अंदर में बच्चा 28 से 36 इंच की, और ये यही आएगा, देखना आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का यही आएगा, क्योंकि ये टेबल जो दिया गया है ना कंसेप्ट में, वही दिया गया है कि 28 से 36 इंच की अगर मान लो लगानी है छलांग तो 5 साल का बच्चा वो कर पाता है ऑन एन एवरेज। कुछ बच्चे 4 साल में भी कर लेते होंगे, ठीक है, कुछ 6 साल में भी नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो ऑन एन एवरेज है वो 5 साल में कर लेता है बच्चा इसको, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपका सोशल साइंस के पेडागोजी के अंदर में आया था क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची है, ठीक है, चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। एक बच्ची के सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है, चलने से पहले खड़ा होना सीखते हैं, फिर बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है। तो ये डेवलपमेंट जो है सिक्वेंशियल है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास का क्रम सिर से पैरों की ओर होता है। डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, कैसे भी अपने मन मर्जी से हो रहा है विकास, जिधर विकास होना है, ठीक है। बताइए जल्दी से ये कौन सी वाली चीज की तरफ में बात हो रही है। तो देखो पहले क्या है, बच्चा चलने से पहले क्या होगा, खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होगा बच्चा, फिर पकड़ के चलना सीखता है ना, पहले पकड़ पकड़ के खड़ा होता है, फिर पकड़ पकड़ के चलना सीखता है, फिर खुद से खड़ा होना सीखता है, फिर फिर चलना सीखता है बिना किसी सहारे के। तो ये एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है और हर किसी के साथ में यही होता है, ठीक है। बड़बड़ाना सीखता है बच्चा, फिर उसके बाद में बोलना सीखता है धीरे धीरे। तो डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल प्रक्रिया है, क्रमबद्ध तरीके से विकास होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आया क्या, हाथ ऊपर करो इस चीज को, आंसर। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोग याद रख लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये सीटेट के साथ साथ में ये केवीएस के लिए भी, DSSB के पीआरटी के लिए भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ईएमआरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और आप लोगों का ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके चलिए, तो एक सिक्वेंशियल ग्रोथ होती है, ऑर्डरली और सिक्वेंशियल प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये याद रखना है आप लोगों ने। हम हमेशा पहले रेंगना सीखते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर भागना सीखते हैं, ठीक है, एंड देन, ठीक है, हम मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जंप मारना सीखते हैं, फ्लाई तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस के थ्रू जाते हैं, बस आप रेंग रहे हो और उसके बाद में डायरेक्टली जंप मार रहे हो, वैसा नहीं होगा, धीरे धीरे सीक्वेंस के थ्रू होंगी सारी प्रक्रिया। तो डेवलपमेंट जो है वो सिक्वेंशियल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन एक और कंसेप्ट इसी के साथ में बनता है, एक और कंसेप्ट बनता है इसी के साथ में। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, सीटेट पेपर 1 का 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। ये बच्चा किनका है, किसी ना किसी का तो होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग जल्दी से। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए। आप लोग इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर रहे हो, और इतने ज्यादा लाइक्स के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। तो देखिए डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि यूनिडायमेंशनल होता है, एक आयामी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, मॉडिफाइबल, टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स जो डेवलपमेंट है, ठीक है, आपके बच्चे का, ओके, अगर वो एक ही डायरेक्शन में हुआ जा रहा है और आप उसके अंदर में कोई भी भिन्नता नहीं ला सकते हो, तो फिर आपका काम ही क्या बचा, आप अच्छे संस्कार नहीं दे पाओगे उसको, खाना खिलाना जो आपने पौष्टिक आहार देना है वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली डेवलपमेंट जो होता है ना एक मॉडिफाइबल प्रक्रिया है, सीक्वेंस से तो होता है, मतलब आप चलोगे, पहले रेंगोगे, फिर चलोगे, फिर दौड़ोगे, वो तो एक प्रक्रिया है, डायरेक्शन होती है। लेकिन आप ये मॉडिफाइबल भी होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम नहीं होती, आप रोबोट थोड़ी हो कि भाई प्रोग्रामिंग कर दी, जैसे जीन्स आए वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। मॉडिफाइबल का मतलब होता है कि आप संस्कार कैसे दे रहे हो उनको, ठीक है, संस्कार, ओके, फिर न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाना, फूड, ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है,
ये सारी चीजें जो है उसकी मॉडिफाई की जा सकती है। तो डेवलपमेंट जो है ये मॉडिफाइबल प्रक्रिया है, परिवर्तनीय है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, याद रहेगा ये चीज आप लोगों को, डेवलपमेंट मॉडिफाइबल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, अच्छा चलिए, अब यहां पर मैं आप लोग देखिए मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी ने कहा था कि सर सारे ऑप्शंस भी करने हैं ना। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो मल्टी डायमेंशनल जो है वो तो होता ही है डेवलपमेंट, लेकिन यहां पर मैं एक साथ जो डेवलपमेंट है उसके अंदर में आपका इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो जा रहा है। यहां पर मैं बात हो रही है आप लोगों की कि डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये यूनि डायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। बच्चा, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही होती है एक साथ, ठीक है, बच्चे की इमोशनल ग्रोथ भी हो रही होती है, इमोशन भी सीख रहा होता है बच्चा, ठीक है, बच्चे का जो है सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो यूनि का मतलब एक होता है, एक एक, यूनि नहीं होती, यूनि डायमेंशनल नहीं है, बहुत सारे डायमेंशन में बच्चे का विकास हो रहा होता है। मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल नहीं होता। ठीक है, जैसे बच्चा जो है कभी कभार मान लीजिए कि उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, कई बार उसका वेट कम भी हो रहा है। अब हाइट ऑब्वियसली बातें कम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कुछ चीजों में तो यूनि डायरेक्शनल भी हो सकती है ना। ठीक है, तो जो भी बच्चा है चाहे बड़ा हो, वेट लॉस, सारी चीजें, ये सब चीजें होती रहती है। ठीक है, तो यूनि डायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है वो। तो अलग अलग दिशाओं में हो सकता है विकास। उसके बाद में टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम, ये तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? ओके, यूनि डायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे आयाम में विकास होता है। यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है, बहु डायरेक्शनल होता है, बहु दिशात्मक होता है, क्योंकि अलग अलग कई बार होता है कि आप जीवन के अंदर में आप जो है आगे बढ़ रहे होते, कई बार मतलब मजबूत हो रहे होते हो, फिर धीरे धीरे कमजोर भी होते हो आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मॉडिफाइबल होता है मतलब आप संस्कार, फूड, इन्वायरमेंट, इनके ऊपर में आधारित होता है, मॉडिफाई किया जा सकता है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेवलपमेंट क्या है ये आपका, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। डेवलपमेंट क्या है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस जो है आने वाले जितने भी वीडियोस है वो भी मिलते रहे आप लोगों को। और हाँ, ठीक है, आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आप लोगों के लिए कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है, करीब 1 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट है, ठीक है, वो कल डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। मिनिमम जो है यहाँ पर में सीट्स है उसकी, और फ्री है, फ्री गिफ्ट्स। तो कल मैं 9 बजे इनकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो इससे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है, और सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो है, ठीक है, सीटेड बाय टीपी, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख लेना है, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको फास्ट जो है वो मिल सके। मैं कल पूरा आपको इसका कैलकुलेशन भी बताऊंगा, हर एक चीज पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप लोगों को, प्रूफ के साथ, हर एक चीज कल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कल जो है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, जो बच्चे यहाँ पर में पहले रहेंगे उन लोगों के, ठीक है, 1 करोड़ वर्थ के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब एक बच्चे को 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट मिल जाएगा वैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपए के गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और मैं पूरा कैलकुलेशन के साथ में, पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है जी, कल 9 बजे तैयार रहना आप सभी लोगों ने। कल क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, गैस करिए आप लोग, कमेंट के अंदर में मुझे बताइए क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको। ठीक है, क्या हो सकता है, और वो उन बच्चों के लिए रहेगा जो पहले आएंगे, मतलब कल जो मौजूद रहेंगे, क्योंकि लिमिटेड ही बच्चों को मिलने वाला है वो। तो 9 बजे मॉर्निंग नहीं, कल शाम में। चलिए बताइए यहाँ पर में डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है डेवलपमेंट, प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यूनि डायमेंशनल होती है। तो एक एक करके ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ में तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कौन सा बच्चा है यार जो पैर की तरफ से ऊपर की तरफ में डेवलप हो रहा है? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता नीचे से ऊपर की तरफ में। ठीक है, एक आयामी होता है, ये तो मैंने आपको एलिमिनेट कर दिया, यूनि डायमेंशनल तो होता ही नहीं है, बहुआयामी होता है, मतलब आप फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट एक साथ हो रहा होता है आपका। ठीक है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, आपके वातावरण का आपका प्रभाव नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल पड़ता है वातावरण का प्रभाव। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करना था इसको आपने। ऑप्शन एलिमिनेशन से कितने बच्चों ने ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया इसको? जल्दी बताइए जल्दी से, कितने बच्चों ने ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से इसको सॉल्व कर लिया है? ठीक है,
हाथ ऊपर करके बता देंगे। 9 PM पे ऊपर में कल पूरी घोषणा होंगी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा जो बच्चे हैं। और नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे, ताकि आप लोगों को सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं कल प्रूफ के साथ आप लोगों को सारी की सारी चीजें दिखाने वाला हूं, हर एक चीज। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स एक आपका क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपकी एक साथ डेवलपमेंट हो रही होती है, तो डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल होता है। एक चीज ये लिख लो आप। ठीक है, विकास का क्या अर्थ है? व्हाट डज डेवलपमेंट इंप्लाई? बताओ जल्दी से। अगर हम आज सेशन जो है सेशन के बीच में, ठीक है, एक जो 1000 बच्चों का जो टारगेट है हमारा, अगर हम वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है, 1000 लाइक्स अरे 1000 लाइव दोनों का, तो हम जो है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या को बढ़ाकर 10,000 बच्चों को लिए कर देंगे। और अदरवाइज 1000 बच्चों का तो कंफर्म है कल गिफ्ट, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में विकास का क्या अर्थ है? अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट, व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना, मतलब उसको बाहर निकालना जो आपके अंदर में छुपा हुआ है। क्वालिटेटिव चेंज या क्वांटिटेटिव? देखो, क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका बुद्धि का विकास हो रहा है, ठीक है, ब्रेन का विकास हो रहा है आपका। ठीक है, इसको आप गिन नहीं सकते कि कितना कितना आप इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब आपका वेट कितना बढ़ गया, हाइट कितनी बढ़ गई आपकी। ठीक है, इंक्रीजेस इन हाइट वेट एंड लेंथ, ये तो क्वांटिटेटिव ही हो गया आपका। तो बेसिकली क्या है डेवलपमेंट का मतलब, क्या होता है फिर एक्चुअल में? ए और बी के साथ में ज्यादातर बच्चे लगा रहे हैं आंसर, ए और बी के साथ में। अब ध्यान से समझिए आप लोग यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, ठीक है, एक एक करके मैं आप लोगों को चीज बताता हूँ। ओके, देखिए, एक होता है ग्रोथ, ठीक है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है, जो ग्रोथ होता है ना आप लोगों का, वो क्वांटिटेटिव चेंज है आपका। ठीक है, क्वांटिटेटिव, इसके अंदर में आप ये देखते हो कि आपकी हाइट वेट कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है, वो सारी चीजें ये ग्रोथ के अंदर में आता है आपका। ग्रोथ में इवन वेट लेंथ हाइट ये सारी भी आपका ग्रोथ के अंदर में आता है। लेकिन जब यहां पर में बात हो रही है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को आप गिन नहीं सकते, ये क्वालिटेटिव चेंज होता है आपका। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वालिटेटिव चेंज के अंदर में आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट आप लोगों का हो गया जो गर्भ से लेकर कब्र तक आपका कंटिन्यूस चलता रहता है, चाहे आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाए, वेट बढ़ना बंद हो जाए, आपकी लेंथ जो चौड़ाई हो जाए जो भी है सब कुछ बढ़ना बंद हो जाए, बट आपका डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव चेंज है ये आपका। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, या दो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब जो है फ्रेंड्स कल आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को एक बड़ी चीज जो है वो फ्री में मिलने वाली है। इवन आप पूरी की पूरी तैयारी आप फ्री में कैसे कर सकते हो सीटेट की, उसके बारे में भी कल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो एक बार शेयर जरूर कर देंगे सेशन को, ताकि हम लोग 1000 का जो टारगेट है हमारा उसको जल्दी से कर दे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर में विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है? Which domain of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination and creativity? देखो, बच्चा जो है ना उसका अटेंशन कितना है, क्या वो कंसंट्रेशन के साथ में देख पा रहा है, मेमोरी में वो स्टोर कर पा रहा है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैपेसिटी आई या नहीं, इमेजिनेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी, ये सब कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में आता है। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका अटेंशन कितना रहेगा, मेमोरी आपकी कैसी रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आपकी कैसी रहेंगी। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है, याद रहेगा ये चीज आपका। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से ही ये सारी चीजें रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं।
ओके, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर में आप लोगों का जो ह्यूमन के अंदर में हाइट वेट और वो सारी चीजें होती है, स्ट्रेंथ है, वो सारी आप लोगों की आ जाती है शारीरिक विकास के अंदर में। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को बताना है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब बताइए इसका आंसर। ठीक है, ये आपका बेसिकली एग्जाम में आया हुआ 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार, ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, जो वर्ड दुनिया के लेकर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो खुद उस समझ को विकसित करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत, ठीक है, इसमें इस पर जोर दिया गया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब खुद अपनी समझ के निर्माता निर्माता होते हैं वो। ठीक है, अपनी दुनिया के निर्माता, जो उनके दिमाग के अंदर में चल रही दुनिया है उसके निर्माता खुद होते हैं वो। पियाजे का मानना था कि सभी स्थितियां में विकास अधिगम से पहले होता है। ठीक है, मतलब पियाजे का मानना था कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग इन ऑल सिचुएशंस। अब यहां पर मैं इस चीज को समझिए, आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, आप लोग एक चीज समझिए यहां पर में कि डेवलपमेंट पहले हो जा रहा है, ठीक है, और अधिगम बाद में आ रहा है। तो क्या ये संभव है कि हर हर समय आपके जो है पढ़ने के पहले ही आप जो है आपका डेवलपमेंट हो गया हो, या फिर आपके अधिगम से पहले, आपको सिखाने के पहले ही आपका अधिगम के पहले ही आपका डेवलपमेंट हो गया हो? यहां पर मैं ऑल सिचुएशन बोला है। तो प्याजे के अनुसार क्या था, ठीक है, आप लोग समझिए इस चीज को। प्याजे ने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती है, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो सिखाने के भी पहले हो जाते हैं, आपके अधिगम के पहले हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो अनुवांशिकता है उस पर निर्भर होते हैं ऐसे जो डेवलपमेंट, वो आपके पहले हो जाते हैं, सिखाने के भी पहले। लेकिन सभी स्थितियों में ऐसा होगा वो उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है, सभी स्थितियों के अंदर में ऐसा ही होगा वो नहीं कहा था उन्होंने। ओके, तो आर जो है वो आप लोगों का क्या है, गलत है। तो यहां पर मैं आर को जहां जहां ट्रू माना गया है उस पॉइंट को आप लोग देखिए। आर को यहां ट्रू माना गया है, आंसर नहीं हो सकता। आर को ट्रू माना गया है, आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आर को ट्रू माना गया है, आंसर नहीं हो सकता। तो 3 के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता आप लोगों का। ये चीज आप लोग समझ लीजिए यहां पर में। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आप समझिए कि प्याजे ने यह जरूर कहा है कि कुछ चीजों के अंदर में डेवलपमेंट आपका आपके अधिगम से पहले हो जाता है, ये उन्होंने सजेस्ट किया है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने कि हर केस के अंदर में होता है, सभी बोलकर यहां पर मैं ये चीज गलत कर दी। इन ऑल सिचुएशंस, ये गलत है। ठीक है, और ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का। तो कुछ अगर यहां पर में होता तो आप लोग कर लेते। तो ये क्वेश्चन आज की टेस्ट में हम लोग डाल दे। कितने लोग चाहते हैं आज की टेस्ट में इस क्वेश्चन को डाल दे ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सके? ठीक है, चलिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। हाँ, ये बात सही है कि प्याजे का ये बोलना था कि बच्चे अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उनके वर्ल्ड की वो खुद निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, किसने कहा था कि बच्चे जो है वो अपने जो वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में जो उनकी समझ है, अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, अपनी दुनिया के बारे में जो उनकी समझ है उसका निर्माण स्वयं करते? किसने कहा था? तो चचा प्याजे ने कहा था। ठीक है, प्याजे चचा ने, जीन प्याजे ने। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे आप लोग। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो क्या चीजें हैं जो अलग अलग होती है आपकी। ओके, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन जो है क्या वो अलग आउटकम लेकर आएंगी? पोषण अलग आउटकम, चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, स्टेबिलिटी, चेंजेस। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे अंदर में एक होती है हेरिडिटी जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, और एक होता है आपका इन्वायरमेंट जो सभी के लिए अलग अलग होता है। अगर आप बच्चे हो, ठीक है, ठीक है, आप अगर बच्चे हो तो आपके लिए इन्वायरमेंट अलग है, और आप ही के घर में अगर कोई रहता है तो उसके लिए इन्वायरमेंट अलग है, क्योंकि उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा होगा, आपको अलग तरीके से। ठीक है, तो दोनों के संगम से, अब इसमें 50-50% होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी है। तो हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट जो है
ये आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है ये आपका अलग अलग डेवलपमेंट क्रिएट करता है। इवन एक सेम घर में, ठीक है, दो ट्विंस भी है तो भी उनका अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। उसके पीछे कारण यही है कि उनको देखने की समझ उनकी, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को देखने की समझ अलग अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी उसमें चेंज आ जाए, क्योंकि आप एग्जैक्ट सेम चीज दोनों बच्चों के लिए नहीं रख सकते, थोड़ा भी इन्वायरमेंट के अंदर में चेंज आ जाएगा, ठीक है, उनका डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेरिडिटी में थोड़ा सा भी चेंज होगा उनकी, ठीक है, चाहे दो सिबलिंग्स है, ठीक है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, ठीक है, तो दोनों में चाहे दोनों को इन्वायरमेंट आपने कंट्रोल कर भी लिया, जो कि आप नहीं कर सकते, दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हेरिडिटी में चेंज आएगा, डेवलपमेंट में चेंज आ जाएगा, तो अलग अलग आउटपुट आपको मिलेंगे अगर इनमें से कुछ भी चीज चेंज होती है तो। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? क्योंकि आप एनवायरमेंट को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, चाहे दो बच्चे भी होंगे आपके, ठीक है, जुड़वा बच्चे भी होंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उनको हमेशा ही हर बच्चे को बस दोनों को एक साथ ही गोद में उठा रहे हो, एक साथ रख रहे हो, एक साथ दोनों हाथ से खाना खिला रहे हो, आप ऐसा तो करोगे नहीं। उसमें भी आप देखिए ना, अगर आप सोचो भी कि अगर आप करना चाहो भी, तो आपका एक हाथ जो है वो लेफ्ट हैंड रहेगा, एक राइट रहेगा, जिसमें एक में ज्यादा ताकत है, हर छोटा सा भी चेंज जो है वो डेवलपमेंट पे असर डाल देगा। इसीलिए जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनका सेम डेवलपमेंट या सेम आउटकम नहीं होता, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती ही है उनकी। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में टेस्ट मिलती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना है आप लोगों ने। तो ये मैंने आप लोगों को, ठीक है, एक बहुत ही आसान भाषा में ये चीज समझा दी है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को संडे के दिन एक बड़ा सेशन लेने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा आप लोग। नाउ, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों चीजें मिलाकर आप लोगों का डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, ये 16 दिसंबर 2021 को एग्जाम में आया क्वेश्चन। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जिन बच्चों ने भी सेशन को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ में शेयर भी जरूर करते रहिए आप लोग। जी 7:30 बजे रोज आपकी क्लास होंगी, रोज। जी देखिए यहाँ पर मैं बोला है कि स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। विकास का चरणीय जो सिद्धांत है वो किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। देखिए स्टेज जो थ्योरी है, जो चरणबद्ध तरीके से विकास होता है, वो ये कहता है कि विकास निरंतर नहीं है, ऐसा नहीं होता है विकास की बस एकदम सेम गति से हो रहा है। उसका कहना है कि विकास इस प्रकार से होता है, ऐसे कर्व इसमें होता है। तो डेवलपमेंट कभी धीरे होगा, कभी और ज्यादा जोर से, ठीक है, फिर और ज्यादा जोर से, इस तरीके से एक ही एक जैसा विकास होगा वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के साथ में होता है। ओके, तो चरणबद्ध डिसकंटिन्यूटी और चरणबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, हर एक चरण में अलग तरीके से विकास होता है, ये यहाँ पर में बताया गया है। ठीक है, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, हर एक स्टेज पर बच्चे का अलग तरीके से विकास होता है, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, बीच में ये वाली बात जो है डिसकंटिन्यूअस थ्योरी के अंदर में बात की गई है। नाउ अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ, मैं इसमें आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में एक सीधी है, ठीक है, और डिसकंटिन्यूएशन में क्या हो रहा है आप लोगों का, बच्चा एक विकास किया, फिर यहाँ पर भी देखिए दूसरा तरीके से, फिर और विकास किया, थोड़े समय के लिए रुका, फिर विकास किया, फिर थोड़े समय के लिए रुका, फिर विकास किया, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो गया आपका। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस तरीके से विकास आप लोगों का होगा स्टेज थ्योरी के अंदर में। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है, वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहां पर हम बना लेते हैं कि 3 पेंसिल उसको दिखाई गई, ये एक पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल ए नाम दे देते हैं उसको। तो उसने ऑब्जर्व किया कि पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी से बड़ी है। ठीक है, चलिए, और पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी, मतलब पेंसिल सी से बी बड़ी है। ठीक है, व्हेन रूही इन्फर्स दैट ए इज लॉन्गर देन पेंसिल सी, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज शी डेमोन्स्ट्रेटिंग। मतलब उसने ये इन्फरेंस निकाला कि भाई ए जो है वो सी से भी बड़ी है। पहले क्या था कि ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दिया यहां पर में, ठीक है, डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये चीज जो है इसको क्या कहा जाएगा?
ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिटिव थॉट। ठीक है, सकर्मक विचार। जब बच्चा इस तरीके से चीजों को इन्फर कर पाता है, जब बच्चा ये देख पाता है कि अगर जो है ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए ऑटोमेटिकली जो है वो सी से बड़ा होगा। जब इस तरीके की चीजें बच्चा कर पाता है, तो जीन पियाजे के अनुसार इस चीज को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव थॉट या सकर्मक विचार कहा जाता है। बच्चा सकर्मक विचार करने के अंदर में कैपेबल हो चुका है, ये इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके अंदर में ये विचार पैदा होता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये जो रूही का दिया गया है ना ये एग्जाम्पल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसके अंदर में डेवलप होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, 7 से 12 साल तक की होती है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में ये चीज डेवलप होती है। ठीक है, 7 से 12 साल के अंदर में। ओके, चलिए, तो ट्रांजिटिव थॉट या सकर्मक विचार कब डेवलप होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के दौर में ये होते हैं, ये याद रखना है। इस तरीके से बच्चा इसको पहचान पाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में कौन सी चीज जो है बच्चा क्या कर पाएगा, इनमें से रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाएगा, मेक बिलीव प्ले, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं रिवर्सिबल थिंकिंग और कंजर्वेशन, ठीक है, इसमें क्या चीज होती है, ये दोनों एक्चुअली दोनों एक ही चीज है कि एक ग्लास में मान लीजिए कि पूरा पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, और उसको एक बड़े बर्तन में डाल दिया है, तो वो उतना ही पानी यहां पर में भी रहेगा, और फिर से इसमें डाल देंगे तो उतना ही रहेगा। इसको रिवर्सिबल थिंकिंग या कंजर्वेशन बोला जाता है। दोनों के दोनों सेम चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर में नहीं कर पाता है। ठीक है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, अनुक्रमिक वर्गीकरण, बच्चा कौन सी चीज बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी है, वो चीज बच्चा इसके अंदर में नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी चीज बच्चा नहीं, ये तो नहीं कर पाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर में। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, अनुक्रमिक वर्गीकरण भी नहीं कर पाएगा बच्चा। हाँ, बच्चा प्ले गेम जरूर कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे खेलते हैं, जैसे टीचर टीचर खेलेंगे, डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, ये कोई जो है यहाँ पर में पुलिस का गेम खेलता है, तो इस तरीके से बच्चे ये कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कभी भी आप लोग देखोगे कि बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग या कंजर्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं समझ पाता। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है, 2 से 7 साल तक होती है। ठीक है, 2 से 7 साल तक। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो 7 से 11 या 7 से 12 साल तक भी चलती है कई बार, ठीक है, उसमें बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग, कंजर्वेशन और हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है वो कर पाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में। ओके, ये समझ में आ गया आपको? चलिए, गुड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर में हमारा। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से जो है ये कहा गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक असर्शन है और एक रीजन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वाली बात सही है। 900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 1000 लाइक्स से हम लोग बहुत पास में हैं। ठीक है, एसएसटी की भी क्लास चाहिए, बिल्कुल मैं एसएसटी की भी एक बड़ी वाली क्लास लगाऊंगा, जिसके अंदर में पूरा का पूरा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी एक साथ आपको कवर करवा दूंगा, पूरा हर एक चीज। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और कल 9 बजे सभी लोगों ने तैयार रहना है। कल 9 बजे आप लोगों के लिए, ठीक है, बड़ा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक बच्चा कल आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग। तो देखिए, असर्शन क्या बोल रहा है यहां पर में, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, मतलब कि स्कूल की डायग्राम, बाग बगीचों की डायग्राम, मतलब प्रिंट रिच, बेसिकली डायग्राम्स वगैरह बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, छोटे बच्चों के अगर उनके भाषाई विकास को आपको डेवलप करना है, तो अगर उनको एप्पल पढ़ा रहे हो तो एप्पल दिखाओ भी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल सही बात है कि एप्पल दिखाया भी जाता है, प्रिंट रिच। इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, इमोशंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के अंदर में, ये भी बिल्कुल सही है।
इमोशंस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लर्निंग के अंदर में आपको जब भारत के बारे में मान लीजिए कि अगर आपको जब इतिहास पढ़ रहे हो और इतिहास के अंदर में आपको इमोशनल तौर के ऊपर में उससे कनेक्ट करके पढ़ाया जाए तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। या रिश्तों के बारे में आपको इमोशंस के साथ में पढ़ाया जाए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। अब ये दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों के भाषाई विकास के लिए मुद्रित संबंध मतलब या समृद्ध या फिर आप बोल सकते हो कि प्रिंट रिच जिसके अंदर में डायग्राम्स हो वो बुक उनको दी जानी चाहिए। अधिगम में भावनाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, बट ये दोनों इंडिविजुअल तौर पे सही है, ठीक है। अब ए जो है वो सही है, ठीक है, ट्रू है, ओके। आप लोगों का ए जो है वो सही है और आर जो है आप लोगों का क्या उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम इसको प्रिंट रिच क्यों बनाए। प्रिंट रिच कराने से बच्चे समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है, समझ सकते हैं, वो एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। एप्पल देखेंगे और एप्पल पढ़ेंगे तो रिलेशन स्टेब्लिश कर पाएंगे, उसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या आप लोगों को ये चीज? कितने लोगों को समझ में ये चीज हाथ ऊपर करके बताओ। दोनों सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। प्रिंट रिच अब बनाओगे बच्चा उसमें समझ और रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएगा, लेकिन इमोशंस का यहां समझ और रिलेशन बनाने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप एप्पल को देख के इमोशनल हो गए, ऐसा यहां पर मैं एप्पल देखा आपने और फूट फूट के रोने लगे, हाँ यही एप्पल है जिसको मैंने कल खाया था, बेचारा मेरे पेट के अंदर में आज पल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई होता है छोटा बच्चा इमोशनल एप्पल को देख के, ठीक है। बी फॉर बैट देख के इमोशनल हो गया, ओके, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इमोशंस अपने लेवल के ऊपर में सही है, सीखने में मदद करती है, बट यहां उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बहुत सारे करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आप लोगों का। प्राथमिक कक्षाओं में एक प्रिंट संबंध वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है? प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, और उस स्कूल के अंदर में दीवारों के ऊपर में बहुत सारे चित्र बनाए हुए होते हैं, इवन जो बुक्स होती है उसके ऊपर में भी आप लोग जो है प्रिंट रिच एनवायरमेंट उनको देते हो। क्यों जरूरी है? छपाई के साथ संवाद को प्रोत्साहित करने और भाषाई कौशल विकसित करने के लिए, बच्चों को भावनाओं के साथ में जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों को कला और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए, शिक्षकों की भागीदारी की आवश्यकता कम करने के लिए, कि शिक्षक उसके अंदर में कोई भागीदारी ना करे, बच्चा चुपचाप से जाके, ठीक है, वो देखता रहे, ठीक है। शिक्षक शिक्षक जो है वो कोई काम ना करे, शिक्षक बैठ के अपना स्वेटर बुनती रहे, टीचर, ठीक है, और बच्चे जाके वो देख रहे हैं, हाँ दीवार के ऊपर में एप्पल बना हुआ है, ओके घर जाऊंगा खाऊंगा इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, कि टीचर जो है वो दूर हो जाए और बच्चा सिर्फ उनको देखता रहे दीवारों पर। आर्ट एंड क्रिएटिविटी पे अभी कोई फिलहाल में उन पर फोकस नहीं, बच्चों को पहले पढ़ना लिखना तो सिखा दो, आर्ट एंड क्रिएटिविटी बाद में सिखा देंगे। इमोशनली इंगेज करने के लिए मैंने फिर वही वाला एग्जांपल कि बच्चा एप्पल देखा और फूट फूट के रो रहा है कि कितना अच्छा एप्पल है, कल ही खाया था, दानी सर ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ाया, फिर इमोशनल हो गया। तो इमोशनल करने के लिए बेसिकली इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब वो जो समझ है, ठीक है, जो चित्र है और जो पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए होता है ये। एग्जाम वाले क्वेश्चन है, प्लीज इसको कर लो अच्छे से, काम आएंगे आप लोगों के। समझ में आया क्या? हाथ ऊपर करो जल्दी से अगर समझ में आ गया तो, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। चलिए ना, अब देखिए एक छोटी बालिका है, ठीक है, बालिका वधू नहीं है ये, एक छोटी सी बालिका है, बस बच्ची है, प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, मतलब खेल रही है, ठीक है, टीचर टीचर खेल रही है, ठीक है, टीचर बन के आई, बाकी बच्चों को बिठा दी मस्त है की, उनको डांट रही है, होमवर्क करके आए तुम लोग, ठीक है, और अभी दूसरे व्यक्तियों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, मतलब दूसरों को नहीं समझ पा रही अभी फिलहाल के अंदर में, उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है, जो चीज उसके नियंत्रण के बाहर की है वो परेशान हो जाती है। जीन प्याजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था है? तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे जो है रोल प्ले कर पाते हैं, तो ये होता है आप लोगों का प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर में, ठीक है, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसके अंदर में बच्चे इस तरीके की चीजें कर पाते हैं जीन प्याजे के अनुसार। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये 16 दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर में ओरिजिनल क्वेश्चन है ये आपका। समझ में आया आप लोगों को? ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के अंदर में पूछा गया आप लोगों से। आई होप अब आप लोग आंसर लगाने में सक्षम हो चुके होंगे। चलिए गुड, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में समग्र शब्द किससे संबंधित है? द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसका क्या मतलब है सीसीई में, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर में? सीसीई के बारे में आप लोग जानते हो ना? ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपका सीसी में बता भी दूंगा। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के माध्यम से सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आरटी एक्ट के अंदर में भी इसकी बात की गई है सीसीई की, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूअस शब्द तो आपको समझ में आता है कि लगातार इवेल्युएशन करना है, बट कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक शब्द जो है उसका मतलब, या समग्र शब्द का मतलब है यहाँ पर में व्यापक या समग्र का मतलब है होलिस्टिक रूप से, मतलब सारे चीजों को इवेल्युएट करना है आपने। बच्चे ने कितना पढ़ाई किया वही नहीं, बच्चा खेल कूद में कैसा है, ठीक है, बातचीत में कैसा है, इमोशनल तौर पे कैसा है, हर चीज को आपने उसको इवेल्युएट करना है। ओके, केवल आप पढ़ाई वाली चीजें इवेल्युएट कर दोगे तो बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी। इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव शब्द को जोड़ा गया यहाँ पर में। कॉन्टिन्यूअस बट इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एज वेल। समझ में आया? ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका देखना है आप लोगों ने बच्चे का, जब आप टीचर बनोगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात आती है उसी को कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहा जाता है। सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आरटीई एक्ट 2009 में भी इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। अब यहाँ पर में आप देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है उसमें क्या बात की गई है? एक ऑप्शन ऐसा है इसमें, अगर आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहां पर में इसका आंसर आ चुका होगा। एकदम फास्ट हम लोग चलेंगे यहां पर में। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, पीरियोडिक टेस्टिंग। भाई जब यहां पर में बोला गया है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करना है आपका, तो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और पीरियोडिक टेस्टिंग, बच्चों के समय समय पर परीक्षण करना नहीं, कंटिन्यूअस करना है, सतत करना है, लगातार करना है। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है, जहां जहां 3 दिया है उसको काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता, पहला तीसरा और चौथा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना कि भाई किस तरीके से आप इवेल्युएट करोगे बच्चों को अलग अलग चीजों पे, उसको प्लानिंग करके रखो आप। ऐसा नहीं कि भाई हाँ बच्चा आया, ठीक है, आपने अपने मनमर्जी से कुछ भी उसको इवेल्युएट कर दिया अलग अलग तरीके से, नहीं। ठीक है, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्युएशन बिल्कुल सही है, ये आपने करना है। ठीक है, इसमें शामिल होता है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना कि भाई हर चीज बच्चे ने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, उसका रिकॉर्ड रखना। शिक्षकों को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। ठीक है, शिक्षण जो होता है मतलब जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन करना है हमने टीचिंग का लर्निंग के साथ में, मतलब टीचिंग और लर्निंग एक साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टीच कर दिया और बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा पता नहीं। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर में ये 3 चीजें आती है, पहला, तीसरा और चौथा। ओके, पीरियोडिक नहीं, कंटिन्यूअस होनी चाहिए थी ये चीज। और ये एक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आया, कितने लोगों का सही हुआ था ये बता देंगे मुझे कमेंट करके, कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर में ध्यान रखनी होती है। ठीक है, 1000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास हम लोग पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। ओके, तो पहला इसका आंसर हो गया। सीसीई का फुल फॉर्म एक बार लिखो बोला जल्दी से आप लोग, सीसीई का फुल फॉर्म, सीसीई को किसने इंट्रोड्यूस किया था जल्दी से बताना है आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी बताइए, सीसीई को कौन सी संस्था ने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलो, तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सीसीई का फुल फॉर्म है, ये आपका केवीएस के एग्जाम में भी आया था। कल आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वाली घोषणा जो है फ्रेंड्स होने वाली है। ठीक है, सारे जो लोग हैं आप लोगों को जो इनाम मिलने वाले हैं और आप लोगों के लिए जो गिफ्ट्स है जो आप लोगों की प्रिपरेशन को हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे 1 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। ठीक है, मैं उसको प्रूफ और सारी चीजें आप लोगों को, उसका हिसाब किताब हर चीज आप लोगों को कल जो है बताऊंगा, पूरी चीजें आपको 9 बजे, लेकिन लिमिटेड जो है यहाँ पर में ये क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चा पहले अवेलेबल रहेगा उसको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों ने, सेशन को लाइक कर देना है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है, और साथ ही साथ सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो है, ये जो नीचे में लिंक दी गई होंगी उसको ज्वाइन करके रख लेना है आपने, ताकि आप लोगों को जब मैं प्रक्रिया बताऊं कल 9 बजे तो आपको ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना है आपने, आप एक टीचर हो, आपको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए?
समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को, ठीक है, प्रश्नोत्तर में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना चाहिए कि भाई कितने आपने सही आंसर किए उस पर हम ध्यान देंगे, बाकी आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं। ठीक है। कंसिडर ओनली द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, बच्चों की त्रुटियों देखो, बच्चों की गलतियां देखो यहाँ पर, मैं सौतेली सास की तरह, ठीक है, कि बस गलतियां ढूंढो कि कहाँ गलती करे बच्चा और उसके कान पकड़ के मरोड़, ये करना चाहिए कि आपने? नहीं, केवल गलतियों पे नहीं ध्यान देना है आपने। ओके। कंसीडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, मतलब आउटकम, बच्चे ने क्या आउटकम लेकर आया उसके साथ साथ में उसकी प्रोसेस भी देख लो एक बार। ठीक है। और यूज स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी बच्चों को एक तरीके से मूल्यांकन करो। ठीक है। अगर आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो कोई एक बच्चा ऐसा है जो धीरे सीखता है, कोई बच्चा ऐसा है जो फास्ट सीखता है, कोई बच्चा खेल खेल में सीखता है, कोई बच्चा पढ़ाई में सीखता है, तो स्टैंडर्डाइज कर देना ये अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। केवल आप स्कोर जो है करेक्ट आंसर्स को ध्यान दे रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने आंसर उसमें गलत लगाया हो लेकिन उसको बहुत सारी चीजें आती हो, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा हो, उसको आपकी हेल्प की जरूरत हो, ओनली इस पे ध्यान दो, एरर्स पे, ये भी गलत है। आउटकम के साथ में, मतलब क्या उसका आउटकम आया, जो आपने उसको काम दिया था या जो आपने चीजें सिखाई है उसको, साथ में उसने उस प्रोसेस में कितना योगदान दिया, हो सकता है कि उसने कोशिश पूरी की, ठीक है, पूरी की पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी उसने, उसके ऊपर में भी ध्यान दीजिए आप। ये होता है आपका समग्र मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, चलिए, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एसएसटी के, इसके अंदर में 21 जनवरी 2024 को आया क्वेश्चन, इसमें भी देख लीजिए आप लोग, और ये किसी में भी इंटरचेंजेबली किसी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, केवल 4 लाइक्स हम लोग दूर है 1000 लाइक्स के टारगेट से हमारे, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और मैं आपको बता दूं कि जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप लोग सेशन को, और कल 9 बजे का अलार्म लगा के रख लीजिए कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखो जहां पर में भी नहीं पूछा है, ठीक है, वो ध्यान में रखा गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप नहीं, नॉट, नेवर, ये सारे शब्द को नहीं देखते हो। इट मेक्स इवेल्युएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है। देखो कंटिन्यूअस आप इवेल्युएट कर रहे हो तो आप टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ में जोड़ दे रहे हो उसको, इवेल्युएशन को, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, आपसे गलत वाला पूछा है। इट फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देता है, ये जो है समग्र विकास की तरफ में ध्यान देता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। इसीलिए तो हमने सीसी लेकर आया था। कौन लेकर आया था सीसी, और कौन से साल में लेकर आया था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है। इट इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ स्कूलिस्टिक एज वेल एज को स्कूलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब शैक्षणिक विकास और सह शैक्षणिक विकास, जिसका मतलब होता है कि स्कूल में रहते हुए बच्चा जो चीजें सीख रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है, ठीक है, बच्चा खेलकूद में कैसा, उसके ऊपर में भी ध्यान देना है। इट फोकसेस ऑन मार्क्स बेस्ड इवेल्युएशन, मार्क्स बेस्ड इवेल्युएशन के ऊपर में ध्यान नहीं देता, ये गलत है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी थी। कितने लोगों ने सही आंसर किया है? 69% लोगों ने सही आंसर किया है, तो ये आप लोग ज्यादा इसको बेहतर तरीके से आंसर कर सकते थे, अगले बार प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो कमेंट में एक बार आंसर लगा दीजिए आप लोग, सभी लोग याद लगा दीजिए आंसर, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। कब आया था ये सीसीई, कौन से साल में आया था और किसने लेकर आया था, ये मेरे को एक बार फिर से लिख के बता देंगे कमेंट के अंदर में। ठीक है, 2009 में सीबीएसई के द्वारा, बहुत बढ़िया, 2000 आरटी एक्ट 2009 के परिप्रेक्ष्य के अंदर में लाया गया था, बिल्कुल। ठीक है, ये इतनी प्यारी सी जो पीपीटी है ना, ये मैं पूरा आपको संडे के दिन पढ़ाने वाला हूँ, इससे ये याद रखिएगा आप लोग, 4-5 घंटे जितना भी समय लगे, सारा का सारा। अब देखिए यहाँ पर मैं 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आपका, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। बालों का कलर, हाँ वो बात अलग है, अब यहाँ पर मैं मत बोलना कि सर मैंने तो अभी मेहंदी लगाई कल रात में तो मेरे बाल लाल लाल हो गए, वो वाला नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल कलर वाला। ठीक है, बालों का रंग, वो पता नहीं कौन तो था यार, वो एक गाना था उसके अंदर में बोला गया था, सोने जैसा अंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, तू ही एक धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। कौन सी लड़की थी यार जिसका सोने जैसा अंग था, ठीक है, सोने जैसा अंग था, चांदी के जैसे बाल थे उसके। चलिए, तो कलर जो है आपका बेसिकली ये इसके ऊपर में बालों का जो कलर है वो तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस आपका केवल
यहां पर मैं बोला सोलली, ठीक है, पूर्णतः। इंटेलिजेंस पूर्णतः अनुवांशिक नहीं होता, अनुवांशिक भाई हो सकता है कि आपका एनवायरमेंट ऐसा हो कि आप सीख ही नहीं पा रहे हो कोई भी। इंटेलिजेंस, मोरल डेवलपमेंट भी पूरी तरह से अनुवांशिक नहीं होता, ठीक है। सोशल स्किल्स जो है आपकी, सामाजिक स्किल्स आपकी, सामाजिक कौशल आपका अनुवांशिक नहीं, आपके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। केवल बालों का कलर ऐसा है जो आपका, अगर आपके मम्मी पापा यूरोपियन है, नॉर्डिक कंट्री के, तो वो आपके व्हाइट कलर के, ग्रे कलर के बाल रहेंगे आपके। ओके, चलिए। नाउ, कौन सा गुण अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है? चलो अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों से प्रभावित होता है? दोनों से होता है। अब वातावरण से आपके आंखों का कलर तो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। भाषा, सामाजिक आदतें, दोनों से होती है। तो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस जो है फ्रेंड्स, ये दोनों से प्रभावित होती है, ये याद रखना है। बी आंसर इसका होगा कि बुद्धिमत्ता आपकी कितनी है। एक तो अनुवांशिकता आपकी, कि अनुवांशिकता अनुवांशिक गुण कैसे आपके, जेनेटिक आपको क्या, ऐसा तो नहीं कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है जिससे आपका मानसिक विकास नहीं हो पाया है। और एनवायरमेंटल मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर में आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इन दोनों पर निर्भर करती है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आ गया? हाथ ऊपर करके बता दो एक बार मुझे जल्दी से, अगर समझ में आ गया है तो। चलिए, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के ऊपर में जो है आप लोगों की जो बौद्धिक क्षमता है वो मैटर करती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं संडे के दिन, ठीक है, 4-5 घंटे लगाकर पूरा का पूरा A to Z समझाने वाला हूं, और उसके तुरंत बाद आपको एक टेस्ट भी दूंगा। कितने लोग रेडी है उस चीज के लिए? हाथ ऊपर करके बताइए। एक सेशन ले हम लोग पूरा का पूरा, ओके। और आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में, मतलब एकदम बेसिक से, कहां से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, ठीक है, वुलहन वुंड से लेकर आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज आपको समझा दूं मैं, ठीक है। एनएन सेन से लेकर हर एक चीज पूरी की पूरी, कोई उसके बाहर बचे ही ना कुछ भी आपका, हर एक चीज की पेडागोजी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। हाँ, 7:30 बजे संडे के दिन 7:30 बजे रहेगा। द नेचर ऑफ असेसमेंट रिक्वायर टू बी डेवलप्ड टू रिक्रूट एम्प्लॉय फॉर अ स्कूल इज। अब देखिए यहां पर मैं, कोई एक एम्प्लॉय है, उसको आपने स्कूल में रिक्रूट करना है, तो कौन सी वाली प्रक्रिया आप अपनाओगे? देखो, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग क्या करते हो, छोटे बच्चों को असेसमेंट आप क्यों करते हो, उनका उनकी जांच क्यों करते हो आप, पता है? छोटे बच्चों की, ताकि आप ये जान सके कि उनकी लर्निंग कितनी हुई है, ताकि आप लर्निंग को और बढ़ावा दे सके, उनकी असेसमेंट करते हो, उसको बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए होता है। अब जो बड़े हैं, हो चुके हैं, कोई एम्प्लॉय है जो आया है, अब आप उसको सिखाने के लिए थोड़ी ना उसका असेसमेंट करोगे। स्कूल में आया है जी आपके यहाँ नौकरी मांगने के लिए, आप उसको सिखाने में बैठे हो, आप उसके लर्निंग करोगे, उस असेसमेंट करोगे उसके लर्निंग का, ताकि आपके स्कूल में वो एम्प्लॉयबल है या नहीं वो जांच सके आप। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है? यहां पर मैं बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहां पर मैं बात हो रही है एम्प्लॉय की। केवल 12% लोगों ने सही आंसर दिया है, 12% लोगों ने। और ये एक्चुअल में आपका सोशल साइंस का 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपका। एसएसटी भी करवा दूंगा पूरा का पूरा, डोंट वरी। क्या ऐसे क्वेश्चंस और लू मैं आप लोगों के लिए? ये एक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं विद्यालय कर्मचारी की नियुक्ति के लिए आया है, नियुक्त होने के लिए आया है। आप उसको थोड़ी ना यहाँ पर मैं अधिगम की तरह आकलन करोगे कि अधिगम सिखाने के लिए उसका आकलन कर रहे हो आप उसके अधिगम का आकलन करोगे कि कितना आता कितना नहीं आता। नहीं आता तो भाई दूसरे व्यक्ति का आप इंटरव्यू लोगे। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो हाथ ऊपर करिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करवाने तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा, क्योंकि केवल 12% लोगों ने सही आंसर दिया था स्टार्टिंग में, अब 23% हुआ है बताने के बाद में, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग करोगे आप, क्योंकि वो पढ़कर आया है, बच्चा नहीं है वो। बच्चों का असेसमेंट एज लर्निंग करना होता है आप लोगों का, ठीक है। नाउ अब यहां पर मैं देखिए एक क्वेश्चन आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट एक्टिविटी। कौन सा वाला स्कूल में नहीं किया जा सकता, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में नहीं किया जा सकता? अब यहां नहीं बोला है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिए आप लोग।
अब ध्यान से समझिएगा आप लोग एक एक चीज। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि आप स्कूल के अंदर में, ठीक है, बच्चे को आपने यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 2, ठीक है, ये पढ़ा दिया आपने, यूनिट 3 पढ़ाया, ओके, और ये यूनिट 1 और यूनिट 2 की एक साथ टेस्ट ले लिया आपने, ये समेटिव असेसमेंट हो गया आपका। या तो आप मिड टर्म एग्जाम लेंगे या फिर आप साल के अंत में एग्जाम लोगे, ठीक है, उसको समेटिव असेसमेंट बोला जाता है, योगात्मक आकलन। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा कि जब हम स्कूल में थे, हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे पहले के जमाने में, ठीक है, उस समय में क्या होता था कि एग्जाम जो है वो ली जाती थी ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। समेटिव होता था, वो योगात्मक आकलन होता था, यही होता था ना अपने समय में। मेन चीज होती थी मिड टर्म एग्जाम होंगी, फिर बाद में जो है आप लोगों का लास्ट में एग्जाम होंगी, और ये देखा जाता था कि आपने कितना सीखा। लेकिन आजकल क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को, जिसमें जब आप पढ़ रहे हो उसी समय में आकलन कर लिया जाए, असेसमेंट कर लिया जाए। तो ये दोनों चीजें स्कूल में की जा सकती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा है, उसको जरूरत है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी है, उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको जरूरत है आपके सपोर्ट की, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग के लिए। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी अगर बच्चे को आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो उसका निदान करने के लिए जो आकलन करते हो आप, ठीक है, ताकि आप उसको ये बता सके कि कैसे वो जो है ये चीज को सीख सकता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट के जरिए। ये भी स्कूल में किया जा सकता है और ये होता भी है, बच्चों का करवाया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक आकलन, ताकि ये जांच सके कि बच्चे को कहां पर में प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, और जहां पर में भी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है वहां उस समस्या को सुलझाया जाए और उसके बाद पढ़ाया जाए बच्चे को, ताकि वो सीख सके। प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है आप लोगों का कि कोई दूसरा कोर्स करने के पहले पहले वाला जो कोर्स है उसकी जांच करवाई जाती है, ठीक है। ये रेगुलर स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पार्ट नहीं है, आपका रेगुलर स्कूल का पार्ट नहीं है। कि मान लीजिए कि कोई और चीज आपने सिखानी है, ओके, मान लेते हैं कि आपको जो है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का कोडिंग सिखानी है आप लोगों को, कोडिंग सिखानी है, तो कोई आपकी जो है जांच कर रहा है कि आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक्स आता है कि नहीं आता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, आता है या नहीं आता है। तो ये चीज कोडिंग स्टार्ट करने के पहले बेसिक आपकी जब जांच की जाती है, वो प्लेसमेंट असेसमेंट के तौर पर आता है। तो कोई नई चीज सिखाने से पहले पुरानी चीज की जो जांच की, ये जनरली स्कूल वाले इसके अंदर में नहीं होता है आप लोगों का, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया है बस, कोई और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये रेगुलर स्कूल असेसमेंट का पार्ट नहीं है प्लेसमेंट असेसमेंट आपका, ओके, ये स्कूल में नहीं होता है। कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम, ठीक है, जनरली जो होता है उससे पहले किया जाता है यहाँ पर में। तो ये चीज प्लेसमेंट असेसमेंट यहां पर में जनरली स्कूल में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, कितने लोगों ने डी आंसर लगाया है अच्छे से बताओ मुझे, ठीक है। कोई न्यू चीज को स्टार्ट करने से पहले, न्यू स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस जो चीज है, प्रीवियस, उसको जब चेक किया जाता है, ठीक है, प्रीवियस चेक किया जाता है, जो प्रीवियस जो चीज आपने पढ़ी है उसको प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। जनरली ये स्कूल के अंदर में नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, याद रहेगा आप लोगों को सभी को, ठीक है। चलिए आगे में भी मैं आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस करवाता रहूंगा, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आप लोग, और सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ध्यान से समझिए। अब निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं है? आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन मतलब सीखने के लिए आप असेसमेंट क्यों कर रहे हो, आप बिना मतलब के नहीं कर रहे हो, आप सिखाने के लिए या सीखने के लिए ही करा रहे हो बच्चे को, कि बच्चे को सिखाया जा सके अच्छे से। तो उसके क्या चीजें, उसकी मेन चीजें है उसकी। तो इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच चाइल्ड आर आइडेंटिफाइड, बिल्कुल आप देखते हो ना कि बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखा जाए कि इंडिविजुअली उसको पढ़ने में आसानी हो रही है या कठिनाई हो रही है, ठीक है, बच्चा सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। यूज्ड फॉर शेयरिंग द लर्निंग प्रोग्रेस विद द स्टेक होल्डर्स, हित धारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करना, भाई कोई साझा उजा नहीं करना है। स्टेक होल्डर्स में तो मम्मी पापा भी आ जाते हैं, उनके मम्मी पापा को बुलाओ, बच्चों की शिकायत करो, देखो जी तुम्हारा लड़का तो पढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, तुम्हारा विकास जो है, तुम्हारा लड़का सिर्फ प्रगति की तरफ में ध्यान दे रहा है। मम्मी पापा खुश, भाई हमारा लड़का प्रगति की तरफ में ध्यान दे रहा है,
टीचर बोली अरे प्रगति हमारे क्लास की लड़की है, पहले नंबर के बेंच में बैठती, आता सिर्फ उसके तरफ में ध्यान रहता है, उसका विकास का, प्रगति की तरफ में ध्यान है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ही नहीं है इसका। ठीक है, तो कोई आपको ऐसा कोई लर्निंग प्रोग्रेस उसके साथ में शेयर नहीं करनी है। आप असेसमेंट फॉर लर्निंग बेसिकली वो टीचर का इंटरनल मामला है, टीचर वो कर रही है उसके लिए। ठीक है, तो सी तो नहीं है, कोई उसका शेयरिंग कहीं नहीं होती इसमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहीं पे भी शेयर करने के लिए नहीं ली जाती। स्टूडेंट लर्निंग इज असेस्ड अगेंस्ट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम, मतलब लर्निंग जो आउटकम होगा, ठीक है, उसके आधार पर की जाती है। ये बोल रहा अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना। प्रतिफल या फिर आप लोगों का कुछ जो है क्राइटेरिया आपने बना दिया है, उसी पर जांच करेंगे आप। क्राइटेरिया, स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण, जो मानक धारणा बना लेना या मानक बना लेना कि इसी पर जांचेंगे, इसके बाहर बच्चे ने अगर कुछ भी किया तो उसको फेल कर देंगे। ये नहीं करना होता है आपने। ठीक है, ये नहीं करना होता है आप लोगों ने। प्रोवाइड स्कोप टू ऑब्जर्व चेंजेस इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। ऑब्वियस ही बात है, बच्चे का जब आप जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हो तो आपको स्कोप पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने का स्कोप मिलता है आपको कि लर्निंग के दौरान क्या प्रोग्रेस हुई है बच्चे की। टीचर को पता चलता है ये बात, तो टीचर उस चीज की जांच कर सकता है और अपनी अपनी टीचिंग की स्किल्स को उस हिसाब से बना लगा सकता है। ठीक है, धीरे करना है, फास्ट करना है, जो भी करना है, ठीक है, ज्यादा डीप में पढ़ाना है या कम डीप में पढ़ाना है, ये सारी चीजें जांच की जा सकती है इसके अंदर में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चीज? तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। समझ में आ गया हो तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड डी आर दी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा नीचे में आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में 12 जनवरी 2022 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देख लीजिए, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा पे आपको ये सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे में और एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ये पेपर 1 में आया था 4 जनवरी 2022 को। थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जल्दी जल्दी से आप लोग जो है एक बार शेयर मार देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद में टेस्ट आप लोगों की रहेंगी। जो बच्चा अभी लास्ट में देखेगा मैं उसको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे मिलने वाली है, कहां मिलने वाली है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज assessment as learning, assessment about learning, judgment about achievement and outcome of learning, assessment of learning। सेल्फ असेसमेंट में क्या आ सकता है? देखो, कोई भी एक व्यक्ति है, वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, खुद का आकलन कर रहा है। तो वो खुद का आकलन क्यों कर रहा है? लर्निंग के लिए, कि भाई मैं कितना सीखा हूं, कितना बचा हुआ है, कितना और सीखना है। आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वो आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, मानते हो इस चीज को? ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट आप कर रहे हो। लर्निंग अबाउट लर्निंग, ठीक है, सीखने के बारे में सीखना कि आप किस तरीके से सीख रहे हो आप। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पर मैं देख रहे हो। सेल्फ असेसमेंट में आप ये भी देखते हो कि क्या जो आप सीख रहे हो, जिस तरीके से आप सीख रहे हो, क्या वो आपका सीखना सही तरीके से है। अगर आप गलत तरीके से सीख रहे हो तो भी आपको सेल्फ असेसमेंट में पता चल जाएगा कि आप सही तरीके से सीख रहे हो या नहीं। अगर आपका तरीका गलत है तो आप सही वाला तरीका सीखोगे सीखने का। ठीक है, जजमेंट्स अबाउट अचीवमेंट एंड आउटकम ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये आप लोगों का एक चीज हो गई। जजमेंट्स अबाउट अचीवमेंट्स एंड आउटकम ऑफ लर्निंग, कि भाई उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, सीखने का आकलन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ना, बेसिकली ये कौन करता है? ये टीचर करेगा। आपका जो भी आपका मास्टर है या जो बाहर वाला व्यक्ति है वो आपकी जांच करता है। ठीक है, जो आपकी टेस्ट ले रहा है वो आपकी जांच करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। ठीक है, आपकी जब टेस्ट ली जाती है वो होता है। ओके, जजमेंट कि आपने कितना अचीव किया है, क्या आउटकम आया आपका, ये आप लगा सकते हो सेल्फ असेसमेंट के जरिए। लर्निंग को लर्न कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी लर्निंग की प्रक्रिया सही है या नहीं। और आप लर्निंग के लिए खुद को असेस कर रहे हो,
ये चीज सही है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग टीचर के द्वारा की जाती है या फिर उस व्यक्ति के द्वारा जो आपकी जांच करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको जांचना है कि आप कितना चीजें सीख रहे हो कितना नहीं, और मुझे मतलब बेसिकली सिर्फ ये जानना है कि आप क्या उस काबिल हो या नहीं, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर में आएगा आपका। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ठीक है, और ये आंसर भी सीटेट ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है। ठीक है, सीबीएसई ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है, ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। और डी क्यू एलिमिनेट होगा ये मैंने आपको मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना होता है आप लोगों ने। चलिए आगे में जो है फ्रेंड्स, हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। हटागरे साहब टाइम कितना हुआ एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक है, शब्दशः हटागरे जी टाइम देख लीजिए कितना हुआ है, कितना बज के कितना मिनट। ओके चलिए डन। तो यहां पर मैं जो है हम लोगों ने आज का सेशन किया। मैं आपको बता दूं कि कल जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के जो है आप लोगों के लिए कल गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं 2011 से 2024 तक के। वो भी आप लोगों को आगे में जाकर मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं ये मुझे बता दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सेशन को लाइक जरूर कर देना है आप लोगों ने। ठीक है, बेल आइकन दबा देना, और कल वाले सेशन को जाकर आप लोग लाइक कर देंगे कल के सेशन को। ठीक है, कल आपका रिडायरेक्ट कर दिया गया है कल के सेशन के ऊपर में, उसको जाके लाइक कर देना है, नोटिफाई मी का बटन दबा देना और लिख देना है कि जी सर मैं बिल्कुल आ जाऊंगी करके या आ जाऊंगा, ताकि आप सबसे पहले आ सके। और टीचिंग सीटेड बाय टीचिंग परीक्षा जो है उस नीचे में लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने, ताकि आप डायरेक्टली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब मैं प्रक्रिया बताऊं आपको, कल 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत की गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, और मैं पूरा हिसाब आपको दूंगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कल कल आना, देखना पहले, और उसके बाद में डिसाइड करना। पूरा हिसाब, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है ये पूरा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आप लोगों को। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग कल हमारे सेशन में। सेशन को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 1100 के करीब बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही फ्रेंड्स कल वाले सेशन को भी आप लोग लाइक करके और नोटिफाई मी का बटन दबा के रख दीजिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि लिमिटेड बच्चों के लिए है। जो बच्चा कल एक्टिव रहेगा उसको ये गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, तो कल एकदम तैयार रहिए आप सभी के सभी। ओके, और एसएसटी का भी बिल्कुल मैं बहुत जल्दी लूंगा आप लोगों के लिए मैराथन, तो बिल्कुल। सक्सेस किट के अलावा है, आप लोग गैस करिएगा कि क्या हो सकता है। भाई 1 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स है, तो क्या क्या हो सकते हैं आप लोग कल गैस करिए, बताइए मुझे। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। हेलो बच्चों, आपने सोचा होगा क्या हम टीचिंग परीक्षा के YouTube चैनल से डायरेक्टली कोर्स खरीद सकते हैं? आंसर है यस। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज शो करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर भी हैं बने हुए हैं, बीपीएससी, टीआरई, DSSB, सीटेट। इन फोल्डर पर क्लिक करते ही आप उस एग्जाम से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप बीपीएससी AEDU का कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक करो, जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाओ। बस बाय नाउ पर क्लिक करो, अपना फोन नंबर पे से लॉगिन करो, पेमेंट कंप्लीट करो और आपका एनरोलमेंट तुरंत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।